मॉड्यूल्स हैं जिसकी कि पूरी आपकी इसमें एक्टिविटी होती है, तो आज हम लोग उसी को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, फिक्स एसेट को एक्टिवेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में आप जाइए सिस्टम इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आप जाएंगे कंपनी सेटिंग, ऊपर वाले में कंपनी डिटेल में जाएंगे। मैं इसमें गलत चला गया, जनरल सेटिंग में नहीं जाना है अपने को। ठीक है, यहाँ पे आएंगे कंपनी डिटेल। कंपनी डिटेल में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, आई थिंक हमने सेटिंग कर रखा है डे वाइज। यहाँ पे देखिए ये आपका इनेबल फिक्स एसेट एंड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय डे। आप डे भी कर सकते हैं, मंथ भी कर सकते हैं, मैंने डे वाइज कर रखा है ताकि कैलकुलेशन क्या होता है आपका परफेक्ट रहता है डे वाइज। तो ये चीजें आप एक्टिवेट करेंगे तभी आप इस मॉड्यूल को देख पाएंगे, फाइनेंशियल जो आपका मॉड्यूल है उसके अंदर में। अदरवाइज उसको जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे यहाँ आपको ये फिक्स एसेट नहीं दिखेगा। यहाँ जो आप फिक्स एसेट देख रहे हैं वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिक्स एसेट का जो पार्ट है जो हम एक्टिविटी करेंगे वो यहाँ पे होगा, लेकिन इससे पहले कुछ सेटअप करने पड़ते हैं फिक्स एसेट के। वो कहाँ होगा, तो वो होगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में। यहाँ पे आएंगे और इसके अंडर में आप देखेंगे तो फाइनेंशियल में आपको फिक्स एसेट दिखेगा। तो आप इसमें देखिए फाइनेंशियल सेटअप के अंदर में होगा, ये है फाइनेंशियल और इसमें है ये फिक्स एसेट का पार्ट है, तो ये आपका फिक्स एसेट है। जब आप फिक्स एसेट में आते हैं तो सबसे पहला क्या आता है, अकाउंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, उसका टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एरिया एंड एसेट्स क्लास। तो ये 3-4 चीजें होती है जो हमें पहले इनिशियल सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है अकाउंट डिटर्मिनेशन। तो मैं सबसे पहले आऊंगा डेप्रिसिएशन एरिया पे कि ये क्या होता है। डेप्रिसिएशन एरिया आपको क्रिएट करना पड़ता है कि जो डेप्रिसिएशन एरिया है वो क्या क्या है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स के एसेट्स कैटेगराइज होंगे उस एरिया को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जब आप चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये सब क्या है आपका नॉन करेंट। आपका ये देखिए बिल्डिंग है, लैंड है, उसके बाद आपका प्लांट एंड मशीनरी है। ये सब क्या है फिक्स एसेट का पार्ट है, आपका मशीनरी है। तो इस तरह से आपको फिक्स एसेट क्लासिफाई करना पड़ेगा। जैसे मशीनरी में कई सारे क्रेन, जनरेटर ये सब है, तो एक आप फिक्स एसेट जो क्लास डिफाइन करोगे मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग है तो इसकी एक क्लास डिफाइन करोगे लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर जो भी आपका, अगर आपको सपोज दैट कंप्यूटर है, कुछ इक्विपमेंट्स है उसको अलग डिफाइन करोगे। फर्नीचर्स हैं तो वो अलग डिफाइन करोगे। फिक्स देखिए जैसे फर्नीचर एंड फिक्सचर यहाँ पे है, तो इस तरह से आपको सारे सेक्शंस यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे इसमें क्लास में। ये क्लास वही होता है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल ए करूंगा। यहाँ पे कंट्रोल ए करने के बाद मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन करूंगा। अगर आप इसमें देखें तो कुछ बना हुआ है या नहीं, बाय डिफॉल्ट ये बन के आता है मेन बुक का। ये नहीं, ये तो डिफरेंट टाइप्स के आपके ये मेन बुक और ये टेक्स्ट बुक IRFS ये है। अब ये जो क्लास जो डिफाइन करेंगे ये तो हमारा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होता है, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको इसमें आपको ये चीजें डिफाइन करनी है जो मैं अभी बता रहा था, उसको डिफाइन करनी है आपको। यहाँ जो हमारा GL अकाउंट जो फिक्स एसेट डिटर्मिनेशन था उसमें जाके हमें उसे डिफाइन करने। कहाँ गया, ये था आपका सेटअप फाइनेंशियल। ठीक है, अब इसमें आएंगे और सबसे पहला सेक्शन आप देखिए फाइनेंशियल में फिक्स एसेट या फिक्स एसेट के अंदर में आपका अकाउंट डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे आपको ये कोड और डिस्क्रिप्शन जो है आपको वो डिफाइन करने। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कंट्रोल ए कीजिए। पहले मैं एक चेक कर लेता हूँ कि क्या इसमें बाय डिफॉल्ट कोई बन के आ रहा है क्या, तो वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो कंट्रोल F करता हूँ, उसके बाद स्टार लगाता हूँ यहाँ पे, तो देखें ये आपका स्टार। यहाँ पे देखें तो ये कुछ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड व्हीकल ये आपके बने हुए, शायद हमने कभी बनाए होंगे। ठीक है, या अब ये बाय डिफॉल्ट आते ही। ठीक है, तो बिल्डिंग आपका हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो ही रहा है, फर्नीचर है, व्हीकल्स हैं। इसमें और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो कंप्यूटर वगैरह ये तो सेक्शन आप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ ये आपका प्लांट एंड मशीनरी ये। ठीक है, अच्छा फिक्स एसेट भी दो तरह के होते हैं इसमें। अगर आप देखेंगे बिल्डिंग्स जो है और प्लांट एंड मशीनरी, जो बिल्डिंग्स होते हैं इसके तो डेप्रिसिएट होते हैं, लेकिन लैंड की बात करेंगे तो लैंड क्या होता है, वो फिक्स एसेट नहीं बल्कि उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है। अगर आज आपने लैंड लिया है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी, तो डेप्रिसिएट नहीं होता, एप्रिसिएट होता है, यानी कि
उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी मटेरियल आज हमने परचेज किया है, चाहे वो हमारा कोई मशीनरी हो या फिर कोई हम व्हीकल्स ले रहे हैं, तो आज अगर हमने उसको 10 लाख में परचेज किया है तो इसको जैसे जैसे हम यूज करेंगे उसकी कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो वो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि एवरी मंथ या एवरी डे उसकी कॉस्ट कितनी डिक्रीज हो रही है। सपोज दैट आज आपने एक कार खरीदा जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी, अगर आप उसके 2 साल के बाद या 1 साल के बाद आप बेच रहे हैं तो वो क्या है 6 लाख की आपको सेल हो रही है। इसका मतलब कि 4 लाख क्या हो गया, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, घट गई। तो अब 4 लाख तो वो 2 साल में घटा है, तो पर ईयर कितना घटा, तो 2 लाख रुपया घटा। अब पर ईयर घटा तो पर मंथ कितना घटा, तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे 2 लाख को, तो पर मंथ निकल जाएगा। अगर आपने पर मंथ निकाल लिया या फिर आप पर ईयर निकाल लिया है तो 365 से आप डिवाइड कर देंगे तो पर डे निकल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि एवरी डे कितना डेप्रिसिएट हो रहा है ये हम निकाल सकते हैं, या एवरी मंथ कितना डेप्रिसिएट होगा वो निकाल सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन कहलाता है। ये जो प्रोसेस होता है डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो होते हैं कई तरह के होते हैं, लेकिन मेनली जो इंडस्ट्री में यूज होता है स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और WDV मेथड होता है। WDV क्या होता है, रिटेन डिक्लाइन वैल्यू, ठीक है। तो दोनों ही मेथड को हम लोग देखेंगे जो इसमें डिप्लाई करेंगे। अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे डेप्रिसिएशन टाइप, इसमें जब आप आएंगे तो ये दोनों मेथड आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। यहाँ पे अगर देखें कंट्रोल F आप लगा के इसमें स्टार लगा दीजिए तो डिफरेंट टाइप्स के जो डेप्रिसिएशन मेथड है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है, एंड WDV मेथड है। 30% करने का मतलब कि 30% ये डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, WDV का, स्ट्रेट लाइन मेथड का, ये सारे मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है। दोनों ही स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। ये पीरियड कंट्रोल है, ये आपका परसेंटेज वाइज है। तो ये जनरली जो इंडस्ट्री में चलता है यही 2 चलता है, बाकी और भी चीजें हैं और भी कई डेप्रिसिएशन मेथड है तो वो भी होता है, लेकिन कुछ एक जगह पे होता है। मेनली जो होता है आपका WDV और स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। अब रही बात कि WDV हम कहाँ पे यूज करते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड कहाँ पे यूज करते हैं। WDV मेथड में क्या होता है या स्ट्रेट लाइन मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है कि अगर सपोज दैट आपने किसी, जैसे आपने कार की मैंने एग्जांपल दिया था, आपने एक कार लिया, उसकी लाइफ कितनी है, 15 साल की होती है जो रजिस्ट्रेशन वैलिड होती है, और आपने 10 लाख की कार लिया है, ठीक है, तो उसकी 15 साल की वैल्यू है। अब इसने बोल दिया कि 20% डेप्रिसिएशन होता है एवरी ईयर, ठीक है। तो 20% का मतलब क्या है, 10% का 20% कितना हो गया, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 20/100, तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपका, सॉरी ये 10 लाख 20% हो रहा है। तो आप निकाल के देखिए कैलकुलेटर में, आई थिंक 2 लाख होगा, कितना, नहीं 2 लाख नहीं होगा, 20,000 हो जाएगा। 10 लाख का 20% यानी कि 10 लाख का 20% हो जाएगा 2/0, ये उधर 3 0 और 2 0, 2 लाख होगा। कैलकुलेटर में निकाल लेता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो सके। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि 10 लाख का है, उसका एवरी ईयर जो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा, 20% डेप्रिसिएशन हो रहा है। इसका मतलब है कि एवरी ईयर जितना भी इनिशियल कॉस्ट होगा उसका 20% डिप्रिसिएट होगा। तो मैंने इसको दे दिया 10 लाख, तो ये हो गया आपका 50, 10 पे 50 ये हो गया, और इसका कितना हो गया 20%, ठीक है। तो इंटू 20/100 यानी कि 0.20, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 2 लाख रुपया होगा। तो एवरी ईयर 2 लाख ये डेप्रिसिएट होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर 2 लाख घट जाएगा, तो फर्स्ट ईयर के बाद इसकी वैल्यू कार की कितनी हो जाएगी, 8 लाख। फिर 2 लाख घटेगा तो दूसरे साल के बाद कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा 6 लाख। फिर तो इस तरह से ये घर वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो 10 पर ये 20% बता रहा है कि 20%, मैंने तो एग्जाम्पल दिया है। अगर आप बोलेंगे कि ये तो 5 साल में ही खत्म हो जाएगा, तो 5 साल में खत्म हो जाएगा 10 लाख का, तो उस ये 20% जो वैल्यू है, तो इसके मतलब है कि अगर 20% डेप्रिसिएशन हो रहा है तो 5 साल के बाद उस मशीन की, उस व्हीकल की कॉस्ट आपका 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो ये होता है अब ये डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा एसक्यूएल में और उसमें एक्सेल में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया अकाउंट डिटर्मिनेशन, ये डेप्रिसिएशन टाइप होता है, डेप्रिसिएशन एरिया, ठीक है। और उसके डेप्रिसिएशन एरिया 3 तरह के हैं वो। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन सबसे मेजर इशू है, तो हम लोग थोड़ा सा एक्सेल पे समझते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको वैल्यूएशन मेथड बताया था, ठीक है। तो एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन क्लियर होना जरूरी है। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेशन से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा आपका डिटर्मिनेशन में ही लगेगा, और एक बार डिटर्मिनेशन जब हो जाएगा तो इजिली हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए जो दो मेथड है WDB और स्ट्रेट लाइन SLM मेथड, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अगर समझ गए तो पूरा फिक्स एसेट आप समझ जाएंगे। अगर इसमें कहीं डाउट रहेगा तो पूरे कंफ्यूजन ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एग्जांपल एक मान लेते हैं कि ये एक हमने कार लिया, ठीक है। एक कार है, एक कार हमने परचेज किया जिसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी है, जिसकी इनिशियल कॉस्ट है, जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है इनिशियल कॉस्ट मैंने मान लिया कि इसके कितने हैं 10 लाख, ठीक है। ये हमारा 2 2 4 5, ठीक है 10 लाख। अब क्या हो गया, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉस्ट इन RS। अच्छा अब क्या है, इस कार को आपने खरीदा, अब इसको हमने 10 साल के बाद बेचा, तो इसकी जो वैल्यू मिली, जो स्क्रैप वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू जो हमारा है ये हमें मिला 2 लाख रुपए या 1 लाख, मान लीजिए जो भी आपको एज्यूम करना है, 2 लाख रुपया हमारा मिला, ठीक है। 2 2 4 5, 2 लाख नहीं, मैं 1 लाख मानता हूँ, या 50,000 मान लो स्क्रैप वैल्यू, तो 2 2 4 5 ये। अब इसकी जो लाइफ है कार की, वो मैंने मान लिया लाइफ ऑफ कार वो कितना है, वो मान लिया मैंने 10 साल, कितना 10 ईयर, 10 ईयर, ठीक है। अब हमें इसके 10 साल में डेप्रिशिएट करके इसको पर ईयर हमें वैल्यू निकाल। तो सबसे पहले जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो साथ में आपका 2 तरह से डेप्रिसिएशन हो रहा है। फर्स्ट है आपका SLM मेथड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड है। तो ये थोड़ा सा सही कर दूं, एक सेकंड चलो मैं 1 नहीं लिखता हूँ इसको, ये एक्सीएल का ऑटो फीचर्स है। ये आपका SLM मेथड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड।
दूसरा क्या होता है हमको, हमारा WDV मेथड, दूसरा होता है WDV, WDV मेथड, ठीक है। WDV कहता है रिटन डिक्लाइंड वैल्यू, ठीक है। तो ये WDV मेथड, तो पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना, डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन क्या है, द वैल्यू ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेज एवरी ईयर ऑन द इनिशियल कॉस्ट इज नोन एज डेप्रिसिएशन कॉस्ट। अब आप निकालेंगे कैसे, तो डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन अगर आप इसमें निकाल रहे हैं, SLN मेथड में निकाल रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू हो जाएगा आपका, एक बेसिक फार्मूला है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू होगा इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू okay, and this one is divided by what, this one is totally divided by life of assets, जो लाइफ एसेट्स है उसकी जो लाइफ होगी उससे डिवाइड होगा। क्या इक्वल टू हटाइए सर, इक्वल टू हटाइए, इक्वल टू हटा दे, और ऊपर से इक्वल टू हटा दीजिए। तो ये फार्मूला में डिफाइन नहीं होगा ना, हमें फिर इसी में लेना होगा, डेप्रिसिएशन वाले कॉलम में ही इसको भी लेना पड़ेगा। ये मैंने लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको इक्वल टू दिस वन, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका नंबर्स ऑफ ईयर, लाइफ जो होगा उससे। ये देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ लाइफ ईयर। इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपका बीच में ये समझिए कि ये लाइन है, डिवाइड हो रहा है, तो ये होता है बेसिक फॉर्मूला। अगर इससे हम निकाले तो जो हम SLM मेथड है इसको मैं रख लेता हूँ अभी बाहर, अभी हम SLM मेथड की बात करते हैं, इसको मैंने हटा दिया। तो ये फार्मूला होता है। अगर इसके अनुसार देखें तो दिस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन, ठीक है, माइनस दिस वन शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द, सॉरी, and this one is divided by how much, ये आपका है लाइफ ऑफ द ईयर 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया वही। तो इसका मतलब है कि ये एवरी ईयर क्या होगा, 90,000 डेप्रिशिएट होगा। 10 साल का है, ऑब्वियस सी बात है, 10 लाख में से 1 लाख गया तो 9 लाख बोल रहा है, 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 9 लाख ये डेप्रिशिएट हो रहा है। मतलब कि अगर हमने इसको परचेज किया था 1 जुलाई को, सॉरी 1 अप्रैल को हमने परचेज किया था इसको, 1 अप्रैल APR 2024 को, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, इनिशियल कॉस्ट जो था आपका ये 10 लाख था, ये वाली वैल्यू थी, ये वैल्यू था, ठीक है। ये मैंने इसको कैपिटलाइज किया इस डेट में, ठीक है। अब जब मैं 1 अप्रैल के बाद 1 मई को लूंगा, इसका जब डेप्रिसिएशन करूंगा, तो ये देखिए मैं इसको ऐसे ही, ये देखिए अब मैं इसको, अरे यार 2 अप्रैल नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, यहाँ पे मैंने 1/5 किया, ठीक है, 24, एंड अब मैं इसको सिलेक्ट करके डाउन कर देता हूँ। कहां तक जाएगा, ये मार्च तक जाएगा, एंड 31 मार्च को ये क्लोज करेगी, ठीक है। तो
ये जो वैल्यू थी, इनिशियल कॉस्ट तो इतनी थी, अब 1 मई को कितना हो जाएगा इसका डेप्रिसिएशन, मतलब 31 अप्रैल को ये डेप्रिशिएट होगा, तो इसको 1 मई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक साल में आपका 9 लाख रुपया घट रहा है, तो एक महीने में कितना घटेगा, दिस वन डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा इक्वल टू दिस वन एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 12, तो ये हो जाएगा हमारा 7500। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जो इनिशियल कॉस्ट जो हो जाएगा 1 मई को जो इसका आएगा वो कितना हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन माइनस हाउ मच, दिस वन, तो इसकी वैल्यू बच जाएगी ये। ठीक है, सही है या गलत है, ठीक है 7500 पर मंथ। अब ये हो गया 1 मई को इसकी ये वैल्यू हुई, फिर मई जब, अब ये डिप्रिसिएशन किस दिन चलेगा, ये चलेगा 30 अप्रैल को डिप्रिसिएशन चलेगा, जो ये वैल्यू बताएगा। 1 मई को इसकी इनिशियल कॉस्ट इतनी हो गई, फिर जब 1 जून को आएगा तो यही वैल्यू क्या होगा, इसमें से डिक्रीज हो जाएगा मंथ में, तो अब क्या हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू, इसमें से नहीं घटाएगा, जो सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि इनिशियल कॉस्ट में से ही डिप्रिसिएट होना चाहिए, जो अब ये जो मई का महीना है उसमें से नहीं घटेगा, तो दिस वन इक्वल टू क्या, दिस वन माइनस दिस वन। ठीक है, अब इसकी, अरे सेम ही आ रहा है, हाँ ठीक है, सेम ही आपका पूरे साल में जो घटेगा ये 9000 घटेगा, इसका मतलब साल के इंद में यानी 31 मार्च को, जब 1 अप्रैल, इसको आगे मैं बढ़ाता हूं थोड़ा सा, अब जब ये 1 अप्रैल को आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसमें से 90,000 डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दिस वन इज इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन, ये वैल्यू आएगा, यानी कि इसका ये हो गया 10 लाख में से 90,000 घट गया, तो ये हो जाएगा आपका 9 लाख, एक वैल्यू 17,000 10,000 लाख 9,10,000। ठीक है, ये होगा आपका 1 अप्रैल का, और ये वैल्यू क्या होगा, एवरी मंथ इसमें से डिक्रीज हो जाएगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी एवरी मंथ, और फाइनली कितना आएगा, मतलब आपको, मैं यहां से अगर इसको हटाऊं तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, एवरी मंथ ये डिक्रीज करेगा इसकी वैल्यू। कंट्रोल सी, मैं स्पेशल टेस्ट करता हूं इसको, ये हर मंथ क्या होगा, इसी तरह से ये डिक्रीज होता जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी डिक्रीज होती जाएगी एवरी मंथ। और इस सबको जब जोड़ेंगे 31 मार्च जब क्लोज होगा तो इस सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ठीक है, फर्स्ट महीने में इतना घटेगा, सेकेंड महीने में इतना घटेगा, थर्ड महीने में इतना, फोर्थ महीने में इतना, एंड सो ऑन। जब 31 मार्च आएगा तो इतना, तो टोटल को जब जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 90,000। मतलब 1 अप्रैल जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,10,000 हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो रहा मंथ वाइज पे, अगर हम डे वाइज निकाले जो हमने सिस्टम में लगाया है, ये है आपका मंथ वाइज, ये आपका क्या है, मंथ वाइज में आपका डेप्रिसिएशन हुआ। ठीक है, अगर हम डे वाइज निकाले, अगर हम इसको डेज वाइज निकाले, डेज में निकाले तो कैसे निकलेगा, तो आपको यहां पता है कि ये आपका क्या है, ये आपका है ईयर, ये आपका ईयर में, ये है आपका मंथ में। अब हम निकालते हैं डेज में, जो हमने सिस्टम में डिप्लॉय कर रखा है, यहाँ पे निकाल रहे हैं डेज में कि डे पर डेज ये कितना घटाएगा। ठीक है, तो डेज में निकालने के लिए सिंपल सी बात है, एक साल में अगर इतना घट रहा है तो इसको क्या करें हम, 365 से डिवाइड कर दें, तो दिस वन इज इक्वल टू ये दिस वन डिवाइडेड बाय व्हाट 365। तो हमें पर डे का डिप्रिसिएशन निकलेगा कि एवरी डे कितना डिप्रिशिएट हो रहा है, ये डिप्रिशिएट हो रहा है। तो अगर आप 1 अप्रैल को ओनली देखेंगे कि कितना डिप्रिशिएट हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा कि दिस वन माइनस दिस वन, मतलब कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 10 लाख में से आप इसको घटा दीजिए एक दिन का। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 1 अप्रैल के बाद यानी कि नाइट 12 जब 12 बजेगा तो 2 अप्रैल को इसकी वैल्यू ये हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एवरी डे ये जो आइटम है हमारा उसकी डेप्रिसिएशन इस वैल्यू से होगी पर डे। पूरे डे वाइज में बात कर रहा हूं, एक एक दिन का अगर देखें आप तो वो क्या होगा, आपको कंट्रोल जेड ये स्पेशल टेस्ट करना पड़ेगा आपका।
लेट वो ले रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये, तो ये डेज बाय डे के एवरी डेज, अप्रैल में 30 महीने होते हैं तो 30 मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। फिर 31 को मई को देखेंगे ये, तो इस हिसाब से क्या होगा, कुछ महीना 30 का होता है, कुछ 31 का होता है, तो जो 31 का महीना होगा उसमें थोड़ा ज्यादा होगा वैल्यू, और जो महीना आपका 30 का होगा उसमें कम होगा। फरवरी अगर 28 का हो रहा है तो उसमें वैल्यू थोड़े कम आएंगे अगर डे वाइज में आप लगाएंगे, तो उसमें एग्जैक्ट फिगर आता है डे वाइज में। लेकिन मंथ वाइज में क्या देखिए 7500 ओवरऑल कांस्टेंट हमने यहाँ पे कंसीडर कर, ठीक है। तो डे वाइज में क्या होगा, आपको एग्जैक्ट फिगर आएगा। तो ये डेप्रिसिएशन मेथड कहलाता है। उसके लिए क्या है, ये फार्मूला चलता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए। ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला है, ठीक है। इसके बेस पे हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, और जो हमारा इनिशियल वैल्यू होता है, ठीक है, जो हमारा इनिशियल कॉस्ट होता है उसमें से उसके बेस पे जो वैल्यू आता है वही हमारा डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बताइए। SLM मेथड में नहीं सर। अब देखिए, अब अभी आपने देखा था यहाँ पे कि आपको दे रखा है कि परसेंटेज में बता रहा है कि 20%, 30%। अब ये बात, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, या फिर आप ये वैल्यू देखेंगे, अगर ईयरली देगा तो ये, मंथली देगा तो ये, डेज देगा तो परसेंटेज में अगर निकालना है तो इसकी परसेंटेज में हम निकालें तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस वन, ये इनिशियल कॉस्ट था, और इसको आप कर दीजिए इनटू 100, तो ये क्या कर देगा, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसको कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 9% आ रहा है, बहुत कम है। एक्स जो भी वैल्यू आएगा, मतलब ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, जो वैल्यू आपका आया है, यानी कि पर ईयर क्या हो रहा है आपका 9% डेप्रिसिएशन। अब ये सी बात है, 10 लाख का 9% क्या होगा, 90,000 है आपका, तो एवरी ईयर क्या हो रहा है 9% डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो आपने यहाँ पे सैप में जो देखा था, ये जो वैल्यू दिखा रहा था आपको डेप्रिसिएशन में, ये जो मैंने आपको टाइप में दिखाया था स्ट्रेट लाइन मेथड में जो 20% दे रखा था, जहां पे हमारा 9% हो रहा है, ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन 20% है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी जो हम 9,000 घटा रहे हैं वो 9% डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 20% डेप्रिसिएशन है उसके लिए। बट है कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड ही। क्लियर। अब आते हैं हम लोग WDV मेथड। तो कहीं पे आपको हो सकता है कि परसेंटेज बाई है तो परसेंटेज बाई लगाएंगे, आपको अगर इस तरह से लगाने हैं नॉर्मली डे बाई तो उस तरह से आप लगा सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन कि कहां पे डिफाइन करना है परसेंटेज, वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं हम लोग दूसरा मेथड, जो एक्चुअली क्या होता है, जो GST जो नॉर्म होती है वो आपको एक्चुअली देखा जाए तो WDV मेथड को ही फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए WDV मेथड में इसमें क्या डिफरेंस है, अब यहीं पे देखते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं WDV, यहाँ पे लेते हैं दूसरा जो सेकंड है हमारा, ये क्या है आपका WDV मेथड। WDV मेथड में क्या होता है, जो डेप्रिशिएट होके जो वैल्यू बच गया है उस पे फिर डेप्रिसिएशन चलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे एक वैल्यू निकाला था, अगर यहाँ पे आते हैं तो फर्स्ट ईयर इसका इनिशियल कॉस्ट कितना था, इनिशियल कॉस्ट था हमारा ये था हमारा इनिशियल कॉस्ट कार का, ठीक है। इसको मैंने लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हर मंथ ये डेप्रिशिएट करेगा, तो अब आपका जो फर्स्ट मंथ में जो के बाद जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो दिस वन, ठीक है, दिस वन इक्वल टू दिस वन माइनस ये आपका पर मंथ कितना डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये वैल्यू आपका फर्स्ट मंथ के बाद ये वैल्यू आया, ठीक है। अब जो डेप्रिसिएशन इसमें क्या था, कांस्टेंट डेप्रिसिएशन है, मतलब फर्स्ट मंथ में अगर मंथ वाइज हम यहाँ पे देखें, मंथ में जो डिक्रीज हुआ इसकी वैल्यू कितना हो गया, सेम वैल्यू 7,500 ये डिक्रीज कराया। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 10 लाख के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंड मंथ में जब डेप्रिसिएशन होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट सेम ही होगा, पर जितना भी वैल्यू था उसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू है वो होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, अब जो डेप्रिसिएशन होगा ये जो वैल्यू है इस पे डेप्रिसिएशन,
ठीक है। अब आपका लाइफ कितना था, 10 साल था, अब आपका कितना बच गया, 9 साल बच गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, आपको जो भी वैल्यू दे रखा होगा 20% या 9%, जैसे आप मैंने निकाला था 9%, तो 9% किसका निकलेगा, इसका निकलेगा। तो अब जो डेप्रिशिएट होगा हमारा वैल्यू वो कितना हो जाएगा, दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, 9/100, मतलब 0.09। मतलब अब जो डेप्रिसिएशन होगा हमारा 89325 पर ईयर है। ये देखिए, ये जो है आपका पर ईयर है, यहाँ पे पर ईयर कितना आया था, 90,000 आया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब रही बात कि हमें तो मंथली निकालनी है, तो मंथली कैसे निकालेंगे, तो मंथली निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको यहाँ पे जैसे निकाले हैं 7,500, यहाँ पे इसको निकाल के अब अगले महीने के लिए आप निकालिए। तो अब अगले महीने के लिए निकालेंगे तो फिर डे वाइज आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो यहां पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें था, इसको हमने अब ये डे में भी पर डे डेप्रिसिएशन करेगा। मतलब अगर हम देखें एक दिन के बाद इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो जरा देखते हैं। ये थोड़ा सा, ये तो मैं मंथली बेस पे आपको बता रहा हूं, अगर डे बेस पे देखेंगे तो डिफरेंट आएगा। अगर मंथली में लगाता तो 7,500 में से घट गया, फिर अगले महीने का वैल्यू मैं निकालूंगा। अगले महीने का वैल्यू कितना आएगा, अब ये जो वैल्यू बचा उस पे से डेप्रिसिएशन होगा, तो 9% इसका। अब इसके अगर हम ईयरली निकालते हैं, मंथली निकालेंगे तो 30 डेज का है, तो 30 मल्टीप्लाई ये वैल्यू, तो ये वैल्यू इतना है, इसमें से हमें निकालना है दिस वन इज इक्वल टू, मंथ में हम निकालेंगे, तो मंथ में निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखिए दिस वन माइनस दिस वन, ठीक है, ये आपका फाइनल वैल्यू है, इसका हमें निकालना है 9%, ठीक है, तो इंटू 0.09, ठीक है। अब कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो इसको हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमें निकलेगा वो, क्योंकि प्रत्येक ईयर का डिफरेंट निकलेगा। अगर मैं पहले ईयरली निकालूं तो ज्यादा क्लियर होगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। रुकिए एक सेकंड, मैंने WDV मेथड में ईयरली पहले निकालता हूँ, ये यहाँ पे मंथ या ये मैं यहाँ पे ईयर डालता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में तो इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये था फर्स्ट ईयर में, ये वैल्यू फर्स्ट ईयर के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी, नहीं ये मंथ का है, चलो ये आपका मंथ का है, यहाँ पे आपका मैं ईयरली निकाल रहा हूँ, तो ईयरली जो आएगी इसकी वैल्यू यहाँ पे, यहाँ ईयरली जो आएगी 9% है, तो फर्स्ट ईयर तो आपका 9% घटेगा इसका 90,000, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारा 99,100,000, कितने 40 है। कब आया, एक साल के बाद, फर्स्ट ईयर। मतलब कि अगर आपने ये बात कर रहे हैं 24 की, तो 24 खत्म होने के बाद ये वैल्यू आएगी। 24 खत्म होने के बाद जब 24 खत्म होगा, ठीक है, और 25 जब अप्रैल स्टार्ट होगा, तो उसके लिए ये आपका इनिशियल बुक वैल्यू हो गया। ये क्या कहलाता है, बुक वैल्यू कहलाता है। ये क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट वैल्यू होता है। ये क्या होता है, आपका बुक वैल्यू होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बुक वैल्यू। तो अब जो डेप्रिसिएशन होगा वो किसके बेस पे होगा, बुक वैल्यू पे होगा, इनिशियल कॉस्ट पे ना। अब नेक्स्ट ईयर के लिए जब हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन, तो इसमें से 9%, ये जो 9,10,000 था, इसका हम 9% निकालेंगे और तब हम इसको घटाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे पहले हम 9% निकालते हैं। आपको याद है यहाँ मैंने निकाला था, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन इंटू हमारा क्या हो जाएगा 9%, तो 0.09, मतलब इतना वैल्यू अब इसमें से घटेगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन माइनस दिस। अब वैल्यू हो गया ये, ठीक है। अब फिर मैं इसका 9% निकालूंगा, तो सो ऑन ये चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे निकालूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे देखता हूं मैं ड्रैग करके क्या फॉर्मूला लेता है, क्या ले रहा, ठीक है। अब ये 74 ये आ गया, तो अब ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको ड्रैग कीजिए तो अपने आप ये ले लेगा। ये देखिए इतना आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 12 महीने जो है सारे के आपके निकालने पड़ेंगे। एक एक करके निकालने पड़ेंगे, तो ये जब निकलेगा तभी ये निकलेगा, ये गड़बड़ हो रहा है। अब मुझे ये निकालना पड़ेगा, ये, ठीक है। अब अपने आप ये बन जाएगा, फिर ये निकालना है
इस तरह से हमें कितने जितने भी साल ये डेप्रिशिएट होगा 10 साल या जो भी इसका लाइफ मैंने कितने 10 साल बताए हैं, तो वो 10 साल हमें निकाल, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड इसी तरह से मैं निकालते चलता हूँ। इस तरह से हमें सारे 10 साल के निकाल, ठीक है। तो ये जो कहलाता है आपका WDV मेथड कहलाता है। क्यों WDV मेथड में क्या होता है, जो आपका बुक वैल्यू बचा है उस पे डेप्रिसिएशन चलता है, जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जो इनिशियल कॉस्ट पे जो वैल्यू आता है, देखिए ये जो हमने निकाला था वो इनिशियल कॉस्ट पे डेप्रिसिएट होता है। तो ये आपको क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WDV मेथड और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये वैल्यू हमने क्या निकाला, ईयरली निकाला। सिमिलरली अगर हम मंथ में निकालेंगे तो इसी तरह से चलेगा, जैसे ये ईयर में हमने डेप्रिसिएशन निकाला है, हमने मंथ वाइज निकाला था, कितना आता 7500 इसमें आता, लेकिन इसमें डिफरेंट आएगा क्योंकि एवरी डे इस पे। अब कैसे आएगा वो देखिए, अब यहां मैं एक दिन का निकाला था तो ये आया था, अगर इसमें मैं 1 डे का निकालूंगा, ठीक है, तो इसको 365 से डिवाइड कीजिए, ये है ना वैल्यू, ये आपका डेप्रिशिएट हुआ है, इसको 365 से डिवाइड कीजिए 81900, तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 365, ये मतलब एक दिन में आपका ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो एक दिन के बाद जो न्यू वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, उसको हम घटाएंगे, ठीक है, तो इसमें से उसको घटाएंगे। तो यहाँ पे अगर डे वाइज देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे ईयरली था, यहाँ मैं डेज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डेज कर देता हूँ। अगर डेज वाइज देखूं तो आपका जो स्टार्टिंग जो होगा, ये महीना जो आपका अप्रैल का महीना था, जो आपका स्टार्ट हो रहा था वो था, ठीक है। अब अप्रैल 1 के बाद, ठीक है, 2 का जो वैल्यू होगा 2 तारीख को, वो क्या वैल्यू होगा, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन माइनस दिस, ठीक है। अब अप्रैल 3 का जो वैल्यू होगा, इसमें से डेप्रिसिएशन चलेगा वो वैल्यू जो अभी मैंने निकाला था। अब यहाँ पे जो 3 का निकालेंगे, अब उसके लिए बुक वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया जो हमने 9,09,775 जो निकाला वो बुक वैल्यू हो गया। अब उस पर वो 9% डिक्रीज करेगा पर डे के अनुसार से, ठीक है। तो इस तरह से पर एवरी डे निकलेगा आपका कैलकुलेशन। अब इस पे हम निकालेंगे ईयरली का, फिर हम उसको 365 से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें घटाएंगे, फिर नेक्स्ट डे। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली हमारा प्रोसेस चलते रहेगा और एवरी डे का डेप्रिसिएशन। उसी तरह मंथ में निकालना है तो मंथ का चलेगा। यहां पे क्लियर हो रहा है या फिर कुछ कंफ्यूजिंग है, बताइए फटाफट। नो सर, क्लियर है। निरप्पा, उमेश जी एंड क्लियर है सर। सोनी, क्योंकि ये मेथड अगर आपको क्लियर है ना, तो आपको फिक्स एसेट में कहीं भी प्रॉब्लम आने को नहीं है। फिक्स एसेट में प्रॉब्लम यही मेथड पे ही होता है कि हमारा वैल्यू नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अनुज सोनी जी, क्लियरिटी आ रही है? आप तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से है। नहीं बोल रहे सोनी जी, ठीक है, सोनी जी शर्मा गए। अच्छा उमेश जी, अभी नहीं पूछ रहा है, बाद में आप पूछेंगे, मैं बताऊंगा, अभी नहीं उमेश जी, जान जाइए, क्योंकि आपका सेशन लेट होता है। का जो क्वेश्चन आपको जिस समय पूछना चाहिए उस समय पूछते नहीं है, जिस समय नहीं पूछना होता है उस समय आप पूछने लगते हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो अभी आप पूछ नहीं है तो वीडियो के हेल्प से आप कीजिएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है। चलिए मैं एक और कैलकुलेशन करता हूं। अब ये हमारा वैल्यू है, ठीक है। अब इसको एक दिन का और मैं निकालता हूं। अब ये अगले दिन के लिए, मतलब 2 अप्रैल के लिए वैल्यू जो है, ये आपका 1 अप्रैल का था, ये 2 अप्रैल का। 3 अप्रैल का कैसे निकालूंगा मैं, इस पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। ये जो वैल्यू निकला है इस पे मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा, ठीक है। और उसको मैं निकालूंगा कैसे, तो वही 9%, जो ऐसे आपने 9% करके निकाला था, इसका 9% आएगा, वो क्या होगा, ईयरली का होगा। फिर उसको हम 365 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये वैल्यू आएगा। तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखिए मैं फार्मूला फिर से उसी को लगाता हूँ। ये मैंने फार्मूला लगाया था शायद कुछ, ये है ना आपका, इसको मैंने ये निकाला था। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इसको घटा के ये जो डेप्रिसिएशन हमारा आया है, ये वैल्यू आया है, ठीक है। ये भाई हट जाती हूँ, अरे यार, कंट्रोल जेड।
ये हमारा वैल्यू निकला था 2 तारीख का। अब 3 तारीख का निकालने के लिए क्या करें, 3 तारीख का निकालने के लिए यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला लगाया देखिए R12 किया है, मतलब आपने ये ईयरली पहले निकाला फिर उसको डिवाइड किया, तो इसका पहले ईयरली निकालिए कि कितना। तो इसका ईयरली निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका ईयरली जो निकलेगा मैं यहाँ पे निकालता हूं, दिस वन इज इक्वल टू इसका 9%, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया स्टार एंड ये हो गया 0.09, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे। तो इस वैल्यू के जगह पे हम क्या करेंगे, इसको इसको नहीं डिलीट मारिए नहीं तो वहां से हट जाएगा, मैं यहाँ पे निकालता हूँ, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय 365, ठीक है। ये कितना आ गया देखिए 2243282, इसमें माइनर डिफरेंस आया है। अब ये वैल्यू किस में से घटेगा, इसमें से घटेगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन। तो ये कितना का निकला, ये निकला हमें 3 अप्रैल का, देखिए माइनर डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल, ठीक है। ये हो गया आपका, सॉरी ये 1 के जगह पर 1, अरे क्या हो रहा है, 1 अप्रैल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 अप्रैल, ठीक है, एंड सो ऑन। ये आपका 2 अप्रैल, ये होगा 3, ये डे वाइज है इस तरह से, और सो ऑन इसी तरह से ये निकलता जाए, ठीक है। तो ये वैल्यू डे वाइज डिप्रिशिएट हो रहा है, तो डे वाइज हम इस तरह से निकालेंगे। यही चीजें सिस्टम हमारा करता है WDV, ठीक है। तो WDV मेथड जो होता है, ये जैसे कोई मशीन्स है या कोई व्हीकल्स है उसके लिए WDV ही ज्यादातर सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये क्या किया, ये तो फिक्स्ड वैल्यू कर दिया, ये वैल्यू हमारा इनिशियल कॉस्ट था उसी वैल्यू पे ये डिप्रिशिएट करते जा रहा है, ठीक है। तो ये उस केस में होता है कि जैसे आपका बिल्डिंग वगैरह है तो उस केस में चलेगा, लेकिन इस केस में जहां पे मशीन्स वगैरह है वहां पे WDV चलता है, बाकी वो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड जो है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं SAP में, ये दोनों मेथड ये है, ठीक है। तो आपको जो भी प्रोसेस होता है उसमें परसेंटेज दे रखा होता है, 30%, 20% या जो भी आप लगाना चाहें अपनी इंडस्ट्री में, जिस हिसाब से चलाना चाहे वो आपको जो CEO होगा वो आपको बता देगा कि कितना डेप्रिसिएशन चलाना है, उस हिसाब से आप चलाएंगे। वही डेप्रिसिएशन मेथड आपको यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वही दिख रहा है। तो WDV क्लियर हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चले आगे, अब आते हैं हम लोग कहां पे, डिटर्मिनेशन पे। ये मेन पॉइंट है। अब डिटर्मिनेशन होता है, थोड़ा सा एंट्री देखते हैं। हम लोग एक्सेल ओपन कर रखे हैं तो एंट्री देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ है, कितना से डेप्रिशिएट हुआ है, पर डे के हिसाब से। अगर पर ईयर मंथ के हिसाब से देखें तो एक मंथ में ये आपका 8109 क्या है 81,900 ये आपका 1 ईयर का है, ये ईयरली है आपका, ये आपका ईयरली डेप्रिशिएशन है, ठीक है। और ये वैल्यू है, तो इतना डिप्रिशिएशन हुआ। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे जाएगी, तो जनरल एंट्री देखते हैं। जब भी हम किसी भी मशीन्स को खरीदते हैं तो देखिए यहाँ पे सिंपल एंट्री जाता है। जब आप परचेज करेंगे तो क्या होगा, आप उस पार्टिकुलर फिक्स एसेट का GL अकाउंट बताएंगे। जैसे प्लांट एंड मशीनरी करके यहाँ पे था, कोई भी आप मशीनरी खरीद रहे हैं तो वो GL अकाउंट क्या हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी जो हो जाएगा। जब आप खरीदते हैं प्लांट एंड मशीनरी, जब आप खरीदते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपका यहाँ पे अकाउंटिंग के भाषा में क्या होगा, डेबिट, एंड यहाँ क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। दोनों पैरेलल चलेगा। अब कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा उसको देख लीजिए। जब आप परचेज करेंगे तो किसको खरीदा है, अपने मशीनरी को खरीदा है। कहां से पेमेंट जाएगा, अकाउंट से जाएगा, तो आप बैंक अकाउंट यहाँ पे ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, सपोज दैट आपने 10 लाख का मशीनरी परचेज किया, 10 लाख से ये क्या हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा, और ये 10 लाख से क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है, SAP में डायरेक्ट ये डेबिट नहीं करा। जब आप परचेज करेंगे, ठीक है, 2-4 सॉरी ये आपका 1 ही लाख है, SAP में थोड़ा सा चेंज है। ये आपका 10 लाख हुआ और ये भी आपका 10 लाख। ये डायरेक्ट जो है आपका वो कैपिटलाइज मशीनरी को नहीं कराता। जब आप परचेज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस लेता तो ज्यादा अच्छा होता। यहाँ पे ये चीजें हटा दूंगा, तो ये हटा दूं मैं, ये वाला चीजें इधर वाली, हेलो, ताकि मैं आपको जनरल एंट्री समझ। हाँ,
यहां पे जब आप परचेज करने जाएंगे, जब आप एपी इनवॉइस बनाएंगे कोई भी मटेरियल जो आप परचेज कर रहे हैं, तब देखिए क्या होगा। उस केस में क्या जाएगा, जब आप परचेज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वेंडर हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो वेंडर जो होगा यहां हमारा वेंडर हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट कहने का मतलब कि उसने 10 लाख का मटेरियल हमें दिया है, तो 10 लाख से क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पे एक जीएल अकाउंट होगा, उसको बोलते हैं एक्यूशन अकाउंट, ठीक है, फिक्स एसेट एक्यूशन अकाउंट। तो वो एक्यूशन अकाउंट जो होगा, एक्यूशन अकाउंट वो हो जाएगा 10 लाख से क्रेडिट। अब इसमें एक प्रोसेस होता है, इसको एक्यूशन करने, सॉरी 10 लाख हुआ कि 10,000 हो गया, दो दो चार 1 ही लाख है, तो एक और जीरो बना देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा क्रेडिट। अब जब आप कैपिटलाइज करेंगे, इसमें एक ऑप्शन होता है, आप उसको जाके बटन को क्लिक करेंगे। आपने परचेज तो कर लिया, अब उसी डेट में आपने जैसे ही आप जाएंगे वो ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज हो जाता है। दो तरीका, या तो आप जाके बटन क्लिक करके कैपिटलाइज करेंगे, अगर परचेज करेंगे, परचेज डेट देंगे तो उसी दिन कैपिटलाइज होगा। अब ये क्यों दिया है बटन कैपिटलाइज करने का, तो वो इसलिए दिया है कि जब आप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, वो तो आप ऑलरेडी से मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी आपका डेप्रिशिएट हो चुका है। 10 लाख का मशीन था और आज जब 31 मार्च को जब ओपनिंग बैलेंस डालेगा, अब उसकी वैल्यू 6 लाख बच गई है। तो आप क्या करेंगे, वो वैल्यू देंगे, कैपिटलाइज वैल्यू कितनी होगी वो आप डाल के देंगे 6 लाख से, तो उसी वैल्यू से वो कैपिटलाइज होगा। तो इसीलिए सैप ने ओपन दिया है कि अगर कोई मशीनरी आप कैपिटलाइज करना चाहते हैं जिस वैल्यू से, उस वैल्यू से आप कैपिटलाइज करेंगे। तो इसीलिए डायरेक्ट वो परचेज पे नहीं दिया है, नहीं तो क्या होगा, अगर आप ओपनिंग बैलेंस भी डालेंगे तो परचेज से डालना पड़ेगा, जबकि परचेज से उसका कुछ लेना देना नहीं है। मटेरियल हमारा 6 महीना पहले परचेज हुआ है, लेकिन आपका 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होगा, 31 मार्च को ओपनिंग डालेंगे, तो ओपनिंग जब डालेंगे तो हम परचेज के थ्रू नहीं डालेंगे, हम कैपिटलाइजेशन स्क्रीन के थ्रू डालेंगे। तो इसीलिए सैप ने क्या किया, पहले ये कराता है और दूसरा एंट्री क्या कराता है, कैपिटलाइज कराता है। यहां पे आप देखेंगे तो कैपिटलाइजेशन का ऑटोमेटिकली चला जाता है। कैपिटलाइजेशन, जब कैपिटलाइजेशन आप कराएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो आपका ये एक्विजिशन अकाउंट यहां पे डेबिट हुआ था, वो क्या हो जाएगा, यहां पे जैसे ही आप कैपिटलाइजेशन होगा तो ये चला जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट, ठीक है। और ये जो अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी यहां पे जो आप डेबिट होना चाहिए, वो अकाउंट क्या हो जाएगा, यहां पे आपको डेबिट हो जाएगा। इसको कॉपी करिए और यहां पे ये क्या कर देगा, डेबिट। मतलब अल्टीमेटली ये दोनों अकाउंट नॉकअप हो जाएगा अपने आप। ये देखिए यहां पे डेबिट हुआ था, ये खत्म हो गया, वेंडर हमारा क्रेडिट हो गया और प्लांट एंड मशीनरी हमारा डेबिट हो गया। तो जो इफेक्ट जाना चाहिए था वो इस तरह से डायरेक्ट नहीं ले आता है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली ले जाता है। सैप में क्यों ले जाता है, क्योंकि आप अगर कभी किसी भी मटेरियल को कैपिटलाइज करें तो कैपिटलाइजेशन जब होगा तो इस स्क्रीन के थ्रू होगा, यहां पे कैपिटलाइजेशन होगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप ओपनिंग जब डालते हैं तो आपको यहीं से डालना पड़ता है। तो ये अलग से प्रोसेस दे रखा है कैपिटलाइजेशन का। लेकिन अगर आप कोई परचेज की एंट्री डालेंगे, कोई भी फिक्स एसेट आप परचेज करेंगे, जैसे ही आप वेंडर को आप एपी इनवॉइस बनाएंगे, ऑटोमेटिकली ये कैपिटलाइज हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो कैपिटलाइजेशन स्क्रीन के थ्रू आप डालेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे आए, ये देखिए ये आपका नॉकआउट होगा, ये दोनों आपका नॉकआउट आएगा, थोड़ा स्लो चलता है। ये देखिए तो ये दोनों हमारा कैपिटलाइज हो गया, ठीक है। और अल्टीमेटली बच कौन गया, ये बच गया और ये होना ही चाहिए था। हम भाई वेंडर से खरीद रहे हैं, वेंडर को हम पेमेंट करेंगे, हमारा मशीन आ जाएगा, तो जो ये एंट्री आनी चाहिए तो वो एंट्री हमारा आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटलाइजेशन करते हैं। अब कैपिटलाइजेशन जब हो जाएगा तब आप एवरी मंथ के एंड में आप डेप्रिसिएशन चलाइए। कुछ लोग होते हैं कि ईयर के एंड में चलाते हैं, डे वाइज चला रहे हैं तो डे वाइज वैल्यू आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको, मुझे समझ में लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या जनरल एंट्री इसमें जानी चाहिए। तो ये जितने भी अकाउंट हमें, एक्विजिशन अकाउंट है, कैपिटलाइजेशन अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट है, सबको जैसे हमने जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन नॉर्मल तरीके में किया था उसी तरह से क्या करना पड़ेगा, यहां भी हमें जीएल अकाउंट देना पड़ेगा। नहीं तो सिस्टम क्या करेगा, कहां से ये अकाउंट लेके आएगा, कहां से ये आपका ये प्लांट एंड मशीनरी वाला अकाउंट लेके आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स एसेट जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन बोलते हैं, जो ये पार्ट है जो आप ये देख रहे हैं। क्लियर?
हाँ जनता जनार्दन, कोई कुछ बोलेगा या नहीं? नहीं क्लियर है तो बोलिए नहीं क्लियर है, क्लियर है तो बोलिए कि हाँ क्लियर है। रिडप्पा, शीतल, योगेश, अनूप जी, कोई नहीं बोल रहा। सर एक एंट्री देख लेंगे, समझ में आ जाएगा सर पहले। हाँ ये चीजें समझ में आई कि नहीं? ये जो मैंने एक्सेल पे समझाया यही आने वाली है आगे भी। ये आपका जनरली क्या होता है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये जनरल एंट्री में बताया कि जनरली क्या होता है, ये आप करते हैं, ठीक है, कि बैंक से आप पेमेंट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे वेंडर क्रेडिट हो गया, तो वेंडर को क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम? बैंक से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक और एंट्री जाएगी इसके साथ, जो आउटगोइंग पेमेंट का होगा। उस केस में क्या हो जाएगा? वेंडर आपका डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से वेंडर उठा लिया, ठीक है, ये मैंने वेंडर उठाया, यहाँ पे अपने वेंडर को डाला, ठीक है, और वेंडर को क्या कर दिया हमने? डेबिट कर दिया। कितना से? दिस मच अमाउंट से। ये आपका वेंडर क्रेडिट हो गया। एंड बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? ये जो बैंक अकाउंट है वो आपका, यहां से बैंक अकाउंट आपका ये आया, ठीक है, और इसको हमने उतना ही से क्रेडिट किया। तो ये जो अकाउंट आप ऊपर देख रहे हैं वो सैप में इस तरह से चलेगा। यहां से जो मैंने ये प्रोसेस बताया आपको, मैं इसको बाउंड्री लाइन डाल देता। अरे यार क्या कर रहा है, यहां से मैंने इसको बाउंड्री लाइन के अंदर डाल देता हूँ, ताकि आपका पता चले ये आपका सैप में एंट्री जाएगा, ठीक है। और ये आपको मैं जनरली आपको समझाया कि क्या होता है, जो जनरली होता है वो ये प्रोसेस, ठीक है। इसी प्रोसेस को इतने पार्ट में आपका डिवाइड है। एपी इनवॉइस बुक हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका कैपिटलाइजेशन हुआ, कैपिटलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया? आउटगोइंग पेमेंट हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटगोइंग पेमेंट। कैपिटलाइजेशन पहले हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते सर? कैपिटलाइजेशन पहले है ना? पहले आएगा ना लास्ट वाला। बोलिए, आपके बात क्लियर नहीं आई, फिर से बोलिए। ये कैपिटलाइजेशन पहले हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने क्या बताया आपको, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जैसे फिक्स एसेट आप क्रिएट करेंगे मास्टर और परचेज करेंगे ना, तो जैसे ही आप परचेज करेंगे ये एंट्री जाएगा, एपी इनवॉइस का बिल भरेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कैपिटलाइजेशन बुक कर देता है। आपको उसके लिए वेट नहीं करना है, आपको कहीं पे एंट्री मैनुअली नहीं करना है, अपने आप सिस्टम में वो एंट्री चली जाती है कैपिटलाइजेशन। लेकिन सर ऐसा भी हो सकता है, जो कंपनी अगर स्टार्टअप कर रहा है उस वक्त जो फिक्स्ड एसेट खरीद रहा है वो हम लोग अभी तक बिजनेस में लगाया ही नहीं है, तो ठीक है, इमीडिएटली कैपिटलाइज करने कोई मतलब नहीं रहेगा ना। हाँ तो उस केस में आप ये कीजिए ना कि जो आप फिक्स एसेट खरीद रहे हैं उसको आप नॉर्मल आइटम के कैटेगरी में बना के रखिए। आप फिक्स एसेट कैटेगरी में मत बनाइए। जब आपको कैपिटलाइज करना होगा तब आप उसको बनाइए और तब आप उसको कैपिटलाइजेशन के थ्रू कीजिए। आप जनरली नॉर्मली आपने परचेज कर लिया, ठीक है। अगर आप फिक्स एसेट मास्टर डेटा बनाएंगे और आप उसको परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कैपिटलाइज, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा करके, ठीक है। तो अब आपको क्या है कि आज मैं खर्चेज कर रहा हूं, मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने मशीन खरीद लिया लेकिन मैं 6 महीने बाद इसको यूज करूंगा, ठीक है। तो 6 महीने बाद आप जब यूज करेंगे तो उसको क्या कीजिए, आप जो नॉर्मल आइटम मास्टर है उस पे आप एक कैटेगरी बना के आप उसको सेव करके रख लीजिए कि हमने ये आइटम इतने तारीख को परचेज कर लिया है। तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा, परचेज हो गया। अब जब आपको कैपिटलाइज करना होगा तो कैपिटलाइज स्क्रीन पे जाके उसको मास्टर, उसके लिए आप फिक्स एसेट मास्टर बनाइए और देन उस डेट से उसको कैपिटलाइज कर दीजिए, तब वो आगे रन कर जाएगा। ठीक है, वो वाला भी सिनेरियो एक एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, ये एंट्री समझ में आ गया कि क्या है? शीतल, योगेश, एपी इनवॉइस बनेगा तो ये बनेगा, ये बनेगा तो इसके बाद हम आउटगोइंग पेमेंट करेंगे और ये खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारा फिक्स एसेट डेबिट होके हमारे एक जो प्लांट है उसमें वो रहेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री की, इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो आपको दिखाया था मैंने, इसमें प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं पहले प्लांट एंड मशीनरी को ही लेता हूं, ठीक है। अगर आपको नया बनाना है तो कंट्रोल ए कीजिए, यहां पे आके आप बना दीजिए।
कोड डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए, जैसे डाला हुआ है आपको वो बन जाएगा। जैसे अपनी प्लांट एंड मशीनरी बनी हुई है, जैसे आपको उसी तरह से आप यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सर का भी देखे होंगे, बिल्डिंग है, यहाँ पे व्हीकल्स है, यहाँ फर्नीचर एंड फिक्सर है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी। अगर सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि एक कंप्यूटर का बनाऊं तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर का भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कोड चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 बना हुआ है, अब मैं 5 बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, कंट्रोल ए, ये सीक्वेंस में रखने के लिए कोई जरूरी नहीं कि सेम ही कोड रखना है, एक सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्यूटर का भी सेक्शन बना सकते हैं। अभी अपने जीएल अकाउंट मैप नहीं किया है तो ये सेक्शन आपका अभी अधूरा है, आपको जीएल अकाउंट इसमें मैप करना। तो ये मैंने बताया कि कैसे आप इसमें सिर्फ अकाउंट डिटर्मिनेशन के लिए जो आपका फिक्स एसेट है, क्लास है, उस क्लास के लिए जो अकाउंट डिटर्मिनेशन आप करेंगे। जैसे आपको याद होगा हमने आइटम में क्या किया था, आइटम ग्रुप वाइज अकाउंट डिटर्मिनेशन किया था, कितने भी ग्रुप बनाते थे आइटम। सिमिलरली आप समझिए यहाँ जो हम चीजें बना रहे हैं वो एक तरह से फिक्स एसेट ग्रुप है। ठीक है, उसके लिए हम जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लांट एंड मशीनरी वाला ही उठाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। अब सबसे पहले क्या करें, एसेट बैलेंस शीट। तो जो भी एसेट्स आप यूज कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, उसके लिए एक जीएल अकाउंट फिक्स एसेट में ऑलरेडी बना हुआ है, उसको मैप करना है आपको। मैंने अभी आपको दिखाया था प्लांट एंड मशीनरी के नाम से था, तो वो प्लांट एंड मशीनरी वाला फिक्स एसेट अकाउंट हम इसमें मैप कर देंगे। मैं सर्च कर लेता हूं यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी था, तो में शायद कैटेगरी बना हुआ था उसके अंडर में। तो ये है आपका प्लांट एंड मशीनरी, क्रेन, जनरेटर, लिफ्ट, मशीनरी। मैं इसको मैप कर देता हूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे मशीनरी सर्च कर लीजिए। ये उसी का होगा एसेट्स जिसका आपको बैलेंस शीट में जिसको मेंटेन करना है, जिस नाम से मेंटेन करना है। ये अभी मैंने मशीनरी किया, इसी में एक क्रेन भी है, इसी में कुछ और भी मशीन होगा, तो सबकी अलग अलग आप बनाएंगे। एक्यूशन क्लियरिंग अकाउंट, अभी आपने देखा था कि एपी इनवॉइस पे एक्यूशन क्लियरिंग अकाउंट मैंने डिफाइन किया था, वो अकाउंट हमें मैप करना है। तो इसमें ऑलरेडी बना होगा एक्यूशन क्लियरिंग अकाउंट, यहाँ से नहीं क्लियर होता है तो आप यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे एक्यूशन क्लियरिंग अकाउंट ऑलरेडी इसमें बने होंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड नहीं है तो हमें एक्यूशन क्लियरिंग अकाउंट, एक तरह से समझिए तो आपका ऑफसेट अकाउंट है एक्यूशन क्लियरिंग अकाउंट। तो जब तक ये आप कैपिटलाइज नहीं करते तब तक उसमें बैलेंस होता है, जैसे ही कैपिटलाइज करेंगे वहां से बैलेंस नॉक ऑफ हो जाता है। तो एक्यूशन क्लियरिंग इसमें है नहीं, तो हमें बनाने होंगे एक्यूशन क्लियरिंग अकाउंट। ठीक है, तो कहाँ पे बना दूं मैं, ऐसा जैसा कि फिक्स एसेट का पार्ट ही है, अगर आपने कोई आइटम परचेज किया उसमें बैलेंस पड़ा होगा, तो मैं यहाँ पे फर्नीचर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैं यहीं पे बना देता हूँ इसमें, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सही नहीं होगा। एक्यूशन क्लियरिंग अकाउंट, अदर्स में बनाता हूँ, ये अदर्स में बना देता हूँ, इसमें पड़ा है यहाँ पे है ये, तो इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, कंट्रोल ए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, 20 भी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा एक्यूशन क्लियरिंग अकाउंट, तो एक्यूशन क्लियरिंग और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, कहीं कहीं पे होता है ये एसेट्स क्लियरिंग अकाउंट, तो इसी नाम से भी होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों सेम होता है, बस वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये अकाउंट किस लिए। ठीक है, अब क्या है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको कभी फिक्स एसेट को रीएवैल्यूएट करना है, सपोज दैट आपने आज कैपिटलाइज कर दिया, उसकी वैल्यू को रीवैल्यूएट करना है, तो ये अकाउंट होना ही चाहिए। अदरवाइज जैसे आपको याद होगा इन्वेंट्री में हम रीवैल्यूएट करते थे, उसी तरह से फिक्स एसेट को भी आप रीवैल्यूएट कर सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको यहाँ पे चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो मैप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप बोलिए तो मैं डालूं, अदरवाइज मैं इसको छोड़ दूं क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं लग रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट की। या फिर एसेट्स में अदर में ही बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन। चलिए बना देता हूं, ताकि जब आप रिवैल्यूएट करने जाएंगे तब ये रुकेगा, ऐसे नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको जीएल अकाउंट नहीं मिलेगा तब ये रुकेगा। ये मैंने डाल दिया
एसेट्स इसमें लगा देता हूं क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी है उसमें, इसीलिए मैंने इसमें एसेट्स लगा दिया है ताकि वो क्लियर हो कि भाई ये एसेट्स के, ठीक है। उसके बाद है रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, रिजर्व रहने दीजिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्लियरिंग अकाउंट, ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन, इसमें आप डेप्रिसिएशन जरूरी है। डेप्रिसिएशन अभी आपने देखा था, डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें डालनी है इसमें। तो डेप्रिसिएशन देखिए इसमें है या नहीं है। डेप्रिसिएशन जो होता है एक्सपेंस का पार्ट होता है, आप इसमें देखिए, इसमें होना चाहिए डेप्रिसिएशन। आप बोलेंगे क्यों एक्सपेंस का पार्ट होता है? तो सपोज दैट आपने कोई मशीन यूज किया, 1 साल आपने यूज किया और उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से रिड्यूस हो गई, तो वो 1 लाख क्या हो गया? आपका एक्सपेंस हो गया, कंज्यूम हो गया ना, तो वो एक्सपेंस का पार्ट वो कहलाता है, ठीक है। और इसीलिए उसको हम लोग जब भी डालते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा एक्सपेंस का ही। ये देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका, ठीक है। तो इसको हम, ये एक्सपेंस का पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे एक्सपेंस साइड में ये जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डेप्रिसिएशन, ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन में डाल दिया। देखिए एक्यूमुलेटेड एंड ऑर्डिनरी में क्या है, एक्यूमुलेटेड मतलब क्या हो, सबको जोड़ के जो टोटल जो इंपैक्ट आएगा दैट इज द एक्यूमुलेटेड, ठीक है। और ऑर्डिनरी क्या है, आज में 2 तरीके हैं। आप तो एक तो ऑटो आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है जो आपने मेथड लगाया है, आप मैनुअली भी डेप्रिसिएशन करा सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में ऑर्डिनरी जाता है। तो आप दोनों में हम क्या करते हैं, इसी अकाउंट को ला, क्योंकि एक्यूमुलेटेड में चेक करता हूं, अगर होगा अकाउंट बना हुआ तो एक्यूमुलेटेड में लगा दूंगा, अगर नहीं होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नो इशू, हम इसको बना लेते हैं। नहीं होता तो मैं उसी को लगाऊंगा, ठीक है। अनप्लान डेप्रिसिएशन, ये भी आपका ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन के अंदर आ जाएगा, तो आप इसको ले सकते हैं। अनप्लान मतलब कोई प्लान नहीं था, आपने कोई भी प्रोसेस के अंदर में नहीं, अचानक आपको पता चला कि हमें इसको स्क्रैप बना के सेल करनी है, उसको डेप्रिशिएट कर दिया, ठीक है, और एक पार्टिकुलर वैल्यू से सेल कर दिया, या फिर जो डेप्रिसिएशन चल रहा था उसमें आपने कुछ और वैल्यू उसमें रिड्यूस कर दिया, तो वो आपका अनप्लान का है, ठीक है। सिमिलरली अनप्लान्ड एक्यूमुलेटेड है तो इसकी जरूरत है नहीं। स्पेशल डेप्रिसिएशन, तो डिफरेंट टाइप्स के डेप्रिसिएशन है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़े या ना पड़े, अगर आपको पड़ता है तो आप ये डेप्रिसिएशन ही सभी में मैप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अलग सब्स के नाम से बना लीजिए, जो आपको जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि एक्यूमुलेटेड सेपरेट डेप्रिसिएशन, स्पेशल डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड है, तो जो आपको क्लाइंट देता है उस हिसाब से आप बना लीजिए। अल्टीमेटली क्या है, पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन है, जो वैल्यू घटाएगा हमारे फिक्स्ड एसेट को वही ये अकाउंट में इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हमें क्लाइंट देता है तो डिफरेंट अकाउंट में हमारा ये इंपैक्ट जाना चाहिए, कि जहां पे ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन हम कभी रन कराएं तो वो हमें अलग दिखना चाहिए, एक्यूमुलेटेड होगा तो वो तो आपका सिस्टम से जो होगा वो होगा ही, ठीक है। उसके बाद स्पेशल डेप्रिसिएशन कभी मैं कराऊं वो अलग दिखे, तो उसके लिए आप यहाँ पे जीएल अकाउंट जो भी क्लाइंट देगा उसके अनुसार मैप कर दीजिए, ठीक है। नहीं अगर देता है तो मेनली आपको एक्यूमुलेटेड ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन और ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन में मेंटेन करना है, बाकी सब में भी सेम ही अकाउंट आप डाल दीजिए, कोई फर्क पड़ने को नहीं, ठीक है। अब आता है रेवेन्यू फ्रॉम एसेट्स सेल। अब जब आप एसेट्स को सेल करेंगे तो फाइनली सपोज दैट स्क्रैप हो गया, हमने 10 साल लाइफ दिया था, 10 साल के बाद मैंने बताया कि वो हमारा वैल्यू गाड़ी 1 लाख में बिकी है, ठीक है। तो उस एसेट से आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, जो आपका कैपिटलाइज हुआ जो सेल करने से, तो उसके लिए आपको ये अकाउंट मांगेगा रेवेन्यू, तो आपको रेवेन्यू एसेट सेल आपको बनानी पड़ेगी या इसमें आपको देनी पड़ेगी। तो रेवेन्यू एसेट सेल वो भी आपका एसेट्स ही है, जो रेवेन्यू आ रहा है एसेट से वो भी आपका एसेट्स का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू आप 1 लाख में बेच रहे हैं 10 लाख का, वो एसेट्स का पार्ट है। तो उसमें देखिए बना हुआ है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे मैप करनी पड़ेगी। एसेट्स नहीं है इसमें, देखिए कहीं इसमें तो नहीं पड़ा हुआ रेवेन्यू वाले में, जबकि होना चाहिए इसमें। एसेट्स इसमें नहीं होंगे एसेट्स आपको, क्योंकि ये आपका रेवेन्यू एक तरह से फिक्स एसेट है, जो आप फिक्स एसेट को सेल कर रहे हैं उससे आ रहा है पैसा, तो वो जो पैसा आया वो आपका एसेट्स का ही पार्ट होगा। उसकी लाइफ डिक्रीज हुई है लेकिन आपका वो एसेट्स, तो हमें इसको बनानी पड़ेगी। आई थिंक यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है यहाँ पे। मुझे इसमें कहाँ पे डेटर्स हो गया, अदर्स करके कोई है सेक्शन, अदर करेंट एसेट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट,
रिसीवेबल, लोन एडवांस नहीं दिख रहा इसमें, तो ऊपर ही मैं बना दूंगा फिक्स एसेट और रिवैल्यूएशन। अच्छा यहाँ पे जो हमने अभी बनाया था वो आपका गलत लग गया है, तो इसको मैं सही करूँगा। इसको करंट एसेट्स कैश इन हैंड, इसको यहाँ बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वर्क इन प्रोग्रेस एंड उसको कहाँ बनाना होता है, एक्यूशन क्लियरिंग यहाँ नहीं सी बनाता है, कंट्रोल ए। ठीक है, 24 के बाद ये 25 आएगा, तो ये मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल ए, ये हो गया, इसको मैं 25 डालता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका रेवेन्यू एसेट्स। ठीक है, उसके बाद आपका रिटायरमेंट विद द एक्सपेंस। ठीक है, रिटायरमेंट आपको अगर करनी है तो उसके केस में है रिटायरमेंट विद द एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब कुछ खर्चे अगर वो आए हैं, जैसे कि रिपेयरिंग वगैरह आप कराते हैं, तो इसमें आपको एक्सपेंस अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो कोई एक्सपेंस अकाउंट आप इसमें मैप करके आप इसको कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अगर आपको इसमें कुछ उस तरह की चीजें नहीं करनी है कि रिपेयरिंग वगैरह अगर ऐड नहीं करनी है, अगर आपको ऐड करनी है तो एक्सपेंस साइड में बुक होगा, तो वो आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं पावर एंड फ्यूल इसी में ले लेता हूँ, पावर एंड फ्यूल मटेरियल एक्सपेंस, जॉब वर्क, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का देखिए, अदर एक्सपेंस, टेस्टिंग, वाटर चार्ज, रिसोर्स, इसी में लेता हूँ, इसमें आ जाएगा हमारा कंट्रोल ए, इसको मैंने कर दिया 4 एंड इसको कर दिया हम क्या नाम था, ये था आपका रिटायरमेंट विद द एक्सपेंस। फिर आपका वही है रिटायरमेंट विद द एक्सपेंस, रिटायरमेंट विद वही सी अकाउंट को मैप कर दीजिए। अब ये देखें एनबीबी रिटायरमेंट एक्सपेंस, इसको आपको एनबीबी नेट बुक वैल्यू जो है, अभी आपको बता रहा था मैं जब WDV चला रहा था तो आपको बताया था नेट बुक वैल्यू, तो ये एनबीबी शॉर्ट में है नेट बुक वैल्यू रिटायरमेंट एक्सपेंस। तो एक्सपेंस अकाउंट हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, इसी अकाउंट को मैं इस पे भी मैप करूंगा। ठीक है, तो इसको मैंने एक्सपेंस में डाल दिया, इसको मैंने रेवेन्यू में डाल दिया। ठीक है जी, इसको मैंने रेवेन्यू में डाल दिया। अब आपका एक अकाउंट और बच रहा है, रेवेन्यू अकाउंट पता, ये जरूर। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट तो सेल्स अकाउंट आप कोई भी आप ऐड कर दीजिए। रेवेन्यू क्लियरिंग अकाउंट ये भी जरूरी है, रेवेन्यू अकाउंट फॉर द रिटायरमेंट, जब आप रिटायरमेंट करेंगे, स्क्रैप बुक करेंगे, ठीक है, उस समय मांगेगा, तो रेवेन्यू अकाउंट ये होना चाहिए आपका सेल्स अकाउंट से। तो मैं कोई भी सेल्स अकाउंट मैप कर देता हूँ, इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं सेल्स का, यहाँ पे प्रमोशन, सेल्स टैक्स पेड, सेल्स रिटर्न सेंटर, इसमें ये सेल्स, इसको मैं मैप कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जो भी आपको सूट करे उस हिसाब से। रेवेन्यू क्लियरिंग आपको डालनी है, अदरवाइज ये पता नहीं देगा। ठीक है, ये भी ऑफसेट अकाउंट की तरह होता है, तो रेवेन्यू क्लियरिंग अकाउंट आपको डालनी है। रेवेन्यू फ्रॉम द एसेट, रेवेन्यू क्लियरिंग अकाउंट तो हमें बनानी पड़ेगी एक अकाउंट, रेवेन्यू क्लियरिंग अकाउंट। हमने एक बनाया तो था, अभी ट्यूशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हमने ये है ट्यूशन क्लियरिंग 25% 26 बना देता हूँ। ये है आपका 25 के 26 कंट्रोल ए। ठीक है, ये क्लियरिंग अकाउंट है, आप कहीं भी बना सकते हैं, रेवेन्यू में भी पार्ट में भी बना देंगे तो इतना दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें बैलेंस रहनी है।
मतलब तो एसेट्स का पार्ट है तो हम एसेट्स नहीं, तो ये ऑलमोस्ट हमारा जीएल अकाउंट मैच हो गया। अब हम इसको अपडेट कर देंगे तो हमारा एक सेक्शन प्लांट एंड मशीनरी का हो चुका है। इसी तरह से दूसरे सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो इसी को डुप्लीकेट कर दीजिए, इसी को आप डुप्लीकेट कीजिए, ठीक है, डुप्लीकेट किया और यहाँ पे आपको याद होगा मैंने प्लांट एंड मशीनरी बना हुआ था, ठीक है, और क्या था, और क्या था, हमारा बिल्डिंग था एंड हमने कंप्यूटर करके बनाया था, ठीक है। तो हम 105 ले लेते हैं। अब देखिए तो आपका एक 105 हो गया, एक आपका 10, अरे सॉरी यहाँ पे 105 नहीं है, ये हमारा 1005, इसको हमें रिमूव करना है। ये तब तक होगा जब तक कि कोई एंट्री नहीं हुआ है, अगर एक एंट्री हो जाएगा तब आपका ये नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये प्लांट एंड मशीनरी हो गया, उसी तरह से फर्नीचर में फिक्सचर में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 1003 है, इसको मैंने 4 पे देखा, इसको मैंने 5 पे देखा, इसको मैंने 1 पे देखा, इसको मैंने 2 पे देखा। अब मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ और 1003 इसमें डाल के देखता हूँ लेता है क्या, 1003 बोल रहा ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये कोड ना बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट डालिए, जैसे कि 105 तक बना हुआ है, यहाँ में डालता 105 और कोई नाम है जिसके नाम से बनाना, जैसे कि फर्नीचर को मैं डालता हूँ, ठीक है। तो आपको वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा सबको क्या कीजिए जीएल में डालिए। वो क्या कर रहा है, एक्सक्लूसिव कोड ऑलरेडी, अच्छा 6 में डाल देता हूँ, इसमें 5 तक बना रखा था मैंने, ये आपका बन गया। तो इसको क्या करिए, अगर आपको सभी में बनानी है तो आप इसको ले जाइए, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको चेंज करनी पड़ेगी। जो मैंने 6 बनाया ये अकाउंट चेंज हो जाएगा। अभी मैंने फर्नीचर का बनाया है तो ये आपका सिर्फ अकाउंट चेंज होगा, वो किसका होगा, जाएगा फर्नीचर, बाकी सब सेम ही रहेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि नहीं जी इसका तो हमारा डेप्रिसिएशन अलग, डेप्रिसिएशन तो सबका एक ही में चलेगा, तो वो आपको यहाँ पे मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि सारे अकाउंट को मैं सबको, इसको कॉपी कर लीजिए। अब आप सेक्शन वाइज चलिए, पीछे चले, 5 पे नहीं है, यहाँ पे डालिए, कंट्रोल V कर दीजिए, ये सारे आ गए। इसको आप चेंज कर दीजिए, जो आपका ये था, ये कंप्यूटर सेक्शन है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर का मैप कर दीजिए, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, ये आ गया आपका, ठीक है। इसको आप अपडेट कर दीजिए। इसी तरह से जितने भी सेक्शन है। मुझे एक डाउट भी पूछना था सर। कौन बोल रहे हैं? दीपक। दीपक, जो पहले चल रहा है उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा, अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा आपको। ये मेजर इशू चल रहा है भाई साहब, इनके फिक्स एसेट का एक खत्म होने वाला था सेशन, इसी वजह से रुका पड़ा। तो इसके बाद ही आप अगर वेट कर सकते हो ठीक, नहीं तो दूसरे दिन ज्वाइन कीजिए। फिर अभी पहले इसको कराऊंगा, उसके बाद आपको बोला था कि 10:30 पौने 11 बजे, इसीलिए आप ये ज्वाइन कर लें। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन जो हमारा फिक्स एसेट का है वो हम इसको इस तरह से कर लेंगे। समझ में आया? बाकी आपको याद होगा मैंने एक जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन का डॉक्यूमेंट शेयर किए थे आप लोगों को, उसमें भी ये सारे चीजें दे रखा है, ये कौन सा अकाउंट कहाँ यूज करना है, उसका क्या इम्पैक्ट है, कैसे करते हैं, ठीक है। तो वहां भी आपको ये चीजें मिल जाएगी। अब आते हैं इसके बाद, बस 10 मिनट लूंगा, फिर हम कल सेशन लेंगे। अभी हो रहा 11:15 तक, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ रेडप्पा को उधर इनकी जॉब जो है शुरू हो जाती है। तो हमें अब क्या करना है, फिक्स एसेट बनानी है। अब यहाँ पे जब आप आएंगे, पहले एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, सेटअप में गए, सेटअप में आने के बाद फाइनेंशियल में गए, फाइनेंशियल में आने के बाद हम कहाँ गए, फिक्स एसेट में गए। तो हमारा फर्स्ट काम खत्म हो गया। अब डेप्रिसिएशन टाइप हम डिफाइन करेंगे। तो डेप्रिसिएशन टाइप आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे रखा है कि डेप्रिसिएशन आपका WDV मेथड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, डिक्लाइन बैलेंस मेथड। यहाँ पे डिफरेंट नो डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, कंट्रोल मेथड, ये तो हम लोग इसमें से जो भी चार्ट चला सकते हैं। जनरली मल्टी लेवल रखते हैं, तो मल्टी लेवल में क्या आता है, हमें ओवरव्यू जो मिलता है वो ज्यादा बेटर मिलता है, ठीक है। तो जो अभी आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बताया था, स्ट्रेट लाइन मेथड भी रख सकते
सकते हैं, डिक्लाइन बैलेंस मेथड भी रख सकते हैं, मल्टी लेवल में आपको सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके इमीडिएट राइट ऑफ रख सकते हैं, स्पेशल डिप्रिसिएशन, ये डिफरेंट टाइप के डिप्रिसिएशन मेथड है। जो मैंने बोला था ना कि दो तो मैंने बताया आपको, ये सब भी हैं जो चलते हैं, ठीक है। तो आप ये भी रख सकते हैं, डिक्लाइन बैलेंस मेथड भी रख सकते हैं। जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन बेस डे में चाहिए, मंथ में चाहिए, क्या चाहिए उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि ईयरली है या मंथली। तो हम लोग जनरली मंथली ही चलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि मल्टीपल लेवल रखने से क्या होगा कि आपको फिक्स एसेट जो मास्टर बनाएंगे उस पे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो फ्यूचर जो डेप्रिसिएशन चलेगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसीलिए यहाँ पे वो चीजें हमें रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आते हैं तो सैल्वेज वैल्यू परसेंटेज में, ठीक है, कि उसका सैल्वेज वैल्यू कितना होगा। जो भी आपका फिक्स एसेट होगा, जैसे 10 लाख का है तो वो जब आप स्क्रैप होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप 5%, 10% जो भी है आप यहाँ पे परसेंटेज में डालना है। मैंने 5% इसको डाल दिए कि इंक्लूड सैल्वेज वैल्यू इन डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन में इसको इंक्लूड करना है तो आप इसको टिक करेंगे, अगर नहीं करना है तो इसको टिक नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे राउंड ईयर इन बुक वैल्यू, जो आपका बुक वैल्यू है उसमें राउंड ईयर लाएगा, ट्रंकेटेड इंटीरियर, तो ये सब चीजें आपका include depreciation of the previous period in the capitalization period, stop the at the end of the last full fiscal year, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा तो आपका ये आपको स्टॉप कर देगा, एक फाइनेंशियल होगा और ये स्टॉप कर देगा। तो ये अगर चेकआउट, लेकिन होता क्या आगे भी चलता है तो हमें इसको स्टॉप करना होगा। अब कैलकुलेशन में आते हैं तो कैलकुलेशन में आके यहाँ पे हमें मैप करना होता है कि जो वैल्यू होगा नेट बुक वैल्यू, इसको मैप किया, नंबर्स ऑफ ईयर, ये कितना ईयर का इसका लाइफ होगा, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर किसी आइटम को हम इसके अंडर में डालेंगे तो उसका लाइफ हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना साल का होगा, 10 साल का, या महीना में है, मंथ में है तो आपको मंथ बताना है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ ईयर में दे रखा है, तो सपोज दैट अगर 60 मंथ है तो कितना हो गया 5 ईयर। अगर सपोज दैट कि आपका उससे ज्यादा है, जो भी है, तो जितना भी मंथ होगा उसको ईयर में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके वो डालनी पड़े। तो ये तो लेटर ऑन आइटम वाइज हम देखेंगे। अब इसको हम अपडेट करेंगे। नो लेवल डिफाइंड, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि ये डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ ईयर में ले लेता हूँ 5 साल, ठीक है। और एनुअल परसेंटेज कितना डिक्रीज होगा तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि 10% डेप्रिसिएशन है, लगा देता हूँ परसेंटेज, ठीक है। अब एक्यूशन वैल्यू, ठीक है, तो एक्यूशन वैल्यू ये जो है आपका इसको भी मैं एक्यूशन वैल्यू रहने दीजिए, इसको देखते हैं लेता है क्या, ले लेगा। बस एक वैल्यू हमने नेटबुक वैल्यू बता दिया। ये इसी तरह से आपको स्टेट दूसरा जब लेंगे तो दूसरे को भी डिफाइन करना पड़ेगा, तीसरा को, सभी को आपको इसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या क्या। जैसे मैंने इसको डिफाइन किया उसी तरह से स्टेप लॉन्ग मेथड मल्टी लेवल किया, मल्टी लेवल का सर्विस वैल्यू डाला, ठीक है, 5%, ठीक है। तो अब डिफरेंट प्रोसेस जो है उसको आप यहाँ पे इंक्लूड करा सकते हैं एंड देन यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे एक्यूशन वैल्यू है, ठीक है, नंबर्स ऑफ ईयर कितना है तो एक्यूशन वैल्यू मैंने 5 ईयर डाले। यहाँ पे मैंने सपोज दैट कि मैंने 15% डाल दिया, ठीक है, ये कर दिया तो एक्यूशन वैल्यू इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक मेथड डिफाइन करना है। तो इस तरह से हम सेट कर लेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। अब आते हैं, ये चीजें हो गया डेप्रिसिएशन एरिया। अब डेप्रिसिएशन एरिया तो आपको बता ही रखा है, जो मैंने बनाया था आपने देखा। तो ये आपको जो है आपका IFRS रिपोर्टिंग मेनली जो होता है, मेन बुक चलता है और टेक्स्ट बुक चलता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, डायरेक्ट पोस्टिंग होता है, इनडायरेक्ट पोस्टिंग होता है। दो तरह के प्रोसेस होता है जो पोस्टिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन होगा। डायरेक्ट पोस्टिंग में आपका डायरेक्ट जैसे यू बुक करेंगे यहाँ पे करके, इनडायरेक्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट, दोनों को मैं एक एक करके दोनों में कर दूंगा, एक में कर दूंगा डायरेक्ट, एक में कर दूंगा इनडायरेक्ट, ताकि दोनों का आपको नॉलेज मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग एसेट्स क्लास। एसेट्स क्लास में आप जब देखेंगे, ये देखिए फर्नीचर, ठीक है, आपका मोटर, जो चीजें हमने वहां पे बनाया है वो सारे चीजें, मशीन है, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें, ये जो मेन बुक और टेक्स्ट बुक, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैप है, डिफरेंट डेप्रिसिएशन जो हमने ईयर डाले उसी हिसाब से ये यूजफुल लाइफ इसमें आ जाएंगे। वो कहाँ से होगा तो यहाँ पे हम जाके डेप्रिसिएशन टाइप में जाएंगे और यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन टाइप में डिफाइन कर रखा, अभी आपको बताया था उसमें यहाँ पे डिफाइन कर रखा, ठीक है। 5 ईयर एनुअल इतना
तो ये इस हिसाब से आपका आएगा, जो भी चीजें आपने डिफाइन कर रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो जितने भी आपके हैं उस जिसको मैप करें, अब यहाँ पे आप अगर उठा के IFRS तो हटा के ब्लैंक कर देंगे तो ये हट जाएगा। अगर किसी को इंक्लूड यहाँ पे आप सपोज जहाँ चाहते हैं कि IFRS को डाले, मेन बुक को हटाए तो ये हट जाएगा, अपडेट कर दीजिए तो उस हिसाब से वो काम करेगा। तो ये आपका एसेट्स क्लास, तो ये 4 चीजें होता है मेन सेटिंग जो हमें इनिशियल सेटिंग में करनी होती है, ठीक है। इसके बाद आप जब फाइनेंशियल में आएंगे तो आपको फिक्स एसेट का मास्टर, जैसे आइटम मास्टर आप बनाते थे वैसे ही आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, एसेट्स मास्टर। ये आपका यूजर के एक्टिविटी यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग अब कल देखेंगे। यहाँ पे जैसे आइटम मास्टर हम लोग बनाते थे वैसे ही यहाँ पे आइटम मास्टर बनेगा एवरी फिक्स एसेट का। कंट्रोल A कर देंगे, ठीक है। जो भी ये आइटम होता है नॉन इन्वेंट्री आइटम होता है, सेल्स और परचेज का होता है, तो यहाँ से हम एसेट्स बनाएंगे। एसेट्स के बाद वो कैपिटलाइज होगा, कैपिटलाइज होकर हम उसको डेप्रिशिएट कराएंगे, डेप्रिशिएट करा के आपको नेट बुक वर्थ वैल्यू आपको निकाल के दिखाएंगे, जो सेशन हम टुमारो। तो यहां तक आप लोगों को आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जो इनिशियल सेटिंग का पार्ट था वो हमने खत्म कर लिया है। जो ट्रांजैक्शन बेस्ड प्रोसेस है वो हम कल करेंगे। 2 लेक्चर तो इसमें मिनिमम लगता ही लगता है, जबकि मैं थोड़ा सा स्पीड अप लास्ट में किया है तब। क्लियर रेडप्पा, शीतल, उमेश, योगेश, कल हम ट्रांजैक्शन करेंगे फिक्स एसेट बना के कि कैसे डेप्रिशिएट हो रहा है, क्या वैल्यू आ रहा है, कितना डेप्रिशिएशन हो रहा है, एवरीथिंग हम उसको देखेंगे। ठीक है, आप बताओ दीपक आप। हाय सर, मुझे एक्चुअली डाउट जो था वो रिसोर्स रिलेटेड था। तो रिसोर्स का हमने वीडियो शेयर किया, वीडियो मैंने देखा, उसके बाद में मुझे कुछ डाउट्स है। बताइए क्या डाउट्स है आपको। सर हर रिसोर्स में हम थोड़ा बिल ऑफ मटेरियल पे मैपिंग कर देते हैं कि ये रिसोर्स का 1 आवर कॉस्ट कितना होता है, और उसके बेस पे हम बिल ऑफ मटेरियल पे मेंटेन करते हैं कि ये रिसोर्स कितना आवर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई रिसोर्स लेंगे तो कोई मैन पावर का रिसोर्स लेंगे। फॉर मैन पावर वी आर पेइंग, हम पे करते हैं। दीपक सुनो, मैन पावर के रिसोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैन पावर के लिए क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी सैलरी एंड वेजेस पे करते हैं उसको, ठीक है। तो वो पर डे के हिसाब से अलग ही HR मॉड्यूल होता है जिसमें वो चीजें मेंटेन होती है। यहाँ जो रिसोर्स में मेनली जो मेंटेन हम लोग करते हैं वो मेंटेन करते हैं मशीन पावर, ठीक है। मैन मशीन पावर होता है, मैन को आप HR में जाने दीजिए, मैन को हटा के मशीन एंड पावर को यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं मशीन को लेता हूँ। हाँ, ये मशीन मैंने जैसे बनाया, एक बार मैं ओवरव्यू देता हूँ, जहां पे डाउट होगा आप बताइएगा। एक मैंने मशीन का मास्टर बनाया, जैसे आइटम मास्टर बनाते थे, यहाँ पे रिसोर्स में लिया, ठीक है। यूनिट उसका HR में मतलब आवर में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया है कि टाइम पर रिसोर्स यूनिट जो होगा उसका आवर में होगा, एंड क्या कर रहा है यूनिट पर टाइम आवर, मतलब 1 आवर में 1 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने डिफाइंड किया है। इस रिसोर्स का 1 आवर का कॉस्टिंग जो होगा 200 रुपीज होगा, ठीक है। फिर मैंने इसकी कैपेसिटी डाटा निकाला, कैपेसिटी में मैंने इसको डिफाइन कर रखा है, प्लानिंग डेटा में गया और यहाँ पे मैंने इसको प्लान करा दिया कि ये मशीन जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक 8-8 घंटे एक शिफ्ट में चलता है। 2 शिफ्ट चल रहा है इसको, ठीक है। 2 तो ये 2 हो गया। 2 तरह के मशीन, 2 हमारे पास एक ही तरह के मशीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कैपेसिटी पर डे का आ गया 32 आवर इस पार्टिकुलर मशीन का, ठीक है। अगर पूरे मंडे टू सैटरडे देखेंगे तो ये टोटल आवर हो गया, और ये टोटल आवर यहाँ पे कैपेसिटी में कैप्चर हो जाएगा। जो यहाँ पे आप डेट देख रहे हैं 25/3/25 से लेके 25/4, तो ये 1 महीने का टोटल कैपेसिटीज का बताता है। अगर आप यहाँ पे आज ही का डेट डाल देंगे, 25/3 ही डाल दें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आज का सिर्फ कैपेसिटी आपको बताएगा। देखिए 32 आवर जो मैंने यहाँ प्लानिंग डेटा में आपको दिखाया कि टोटल क्या है, 1 दिन का इससे कैपेसिटी 32 आवर। क्लियर। इस मशीन को आप फिक्स एसेट भी बना सकते हैं, जो अभी आगे मैं बता रहा हूं लोगों को, वो यहाँ पे मैप होगा। अगर फिक्स एसेट बने होगा
तो आप यहाँ पे उसको मैप कर सकते हैं, जैसे मास्टर बना दूंगा ना, यहाँ पे दिख जाएगा, आप इसमें मैप कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह XYZ जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जब प्लानिंग आप कर लेते हैं तो यहाँ पे आते हैं इसकी रिसोर्स कैपेसिटी में आके, ठीक है, ये रिसोर्स कैपेसिटी है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसको डेली इसको अपडेट करना, जैसे प्लानिंग करते हैं ना तो सेट डेली इंटरनल कैपेसिटी आप यहाँ पे आके अपडेट करेंगे तो वो सारा का सारा जो आपके लूप है वो सारे आपको यहाँ पे इंटरनल डेली कैपेसिटी में आके अपडेट हो जाएगा। जो अब मैं इसको खोलूंगा तो ये पूरा वो अपडेट दिखाएगा। एक सेकेंड मैं इसको बंद कर दूं। यहाँ पे ये देखिए, ये है ना, ये जब इस पे आप सेट डेली इंटरनल कैपेसिटी इसको जब क्लिक करेंगे तो ये आएगा पूरा, ये आपको कैपेसिटी इस हिसाब से दिखाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस मशीन को हमें वॉम में मेंटेन करना है कि 32 आवर तो इसकी डेली की कैपेसिटी है। अब आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक आइटम को बनाने में इस रिसोर्स को कितना देर यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट कैप्चर हो रहा है आवर के बेस पे कैप्चर हो रहा है, एक आवर में 200 रुपीज लगता है। तो बॉम्ब में हम क्या करेंगे, जो बॉम्ब यहाँ पे बनाएंगे उस बॉम्ब में हम ये बताएंगे कि कोई अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं हम आइटम, यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई बिल ऑफ मटेरियल मैंने इनको समझाया है तो एक बना रखा है रिसोर्स के साथ, मैं उसी को ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे रिसोर्स रिप्रेस्टेज है, हाँ इसी में रिसोर्स था, देखिए यहाँ पे है रिसोर्स। कटिंग मशीन लिया मैंने ये बताया कि 0.17 आवर लग रहा है। सपोज दैट किसी आइटम को बनाने में आपको 5 मिनट लगता है, तो 5 मिनट को आपको आवर में डिवाइड करना निकालना है, तो 5 मिनट को क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए इतना आवर निकल रहा है तो 200 इसकी पर आवर की कॉस्टिंग है, तो ये मल्टीप्लाई करके प्रोडक्शन कॉस्ट में 34 रुपीज को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप जब प्लान करेंगे प्रोडक्शन का तो उस आइटम को बनाने में आपका रिसोर्स कितना कैप्चर हुआ, उसकी कॉस्टिंग कितनी लगी है, वो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड होके आ जाएगा। अब आप बताइए कहाँ पे समझ में नहीं है। सर मुझे जीएल डिटर्मिनेशन जो रिसोर्स का होता है उसका जीएल डिटर्मिनेशन पे डाउट है, तो जीएल डिटर्मिनेशन कंफ्यूज हो आप। अभी आप बता रहे थे कि मुझे प्रोडक्शन में डाउट है, अब आप बोल रहे हो कि जीएल डिटर्मिनेशन। मैं वो एक्सप्लेन कर रहा था बस। चलो अब आ जाते हैं, जो डाउट है वो मेनली जीएल डिटर्मिनेशन आ जाते हैं अभी आ जाते हैं जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन में। जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए जनरल सेटिंग में जाएंगे और एक ऑप्शंस आते हैं लास्ट में, रिसोर्स का खुल गया भाई। यहाँ पे देखिए रिसोर्स यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आप कर सकते हैं ऑटो एड ऑल द वेयर हाउस, इसको आप कर सकते हैं। करेंगे तो अभी जो मुझे एक वेयर हाउस दिखा रहा था, सारे जितने भी वेयर हाउस बने होंगे सब आ जाएगा, लेकिन हमें एक ही वेयर हाउस में पे, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन, तो ये ऑप्शन से आपको सिंगल वही वेयर हाउस आएगा जिसमें आप इसकी कैपेसिटी को कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है, अब जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन में करना क्या है, ये जनरली कहाँ यूज होता है, रिसोर्स हमारा प्रोडक्शन में यूज होता है। तो आपको क्या करना है, जो WIP जो होता है, या तो आप रिसोर्स का अलग से WIP बना सकते हैं या फिर जो WIP अकाउंट है उसी को आप मैप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिसोर्स में हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे रिसोर्स कॉस्ट हमने मैप किया है और रिसोर्स WIP अकाउंट में हमने वर्क इन प्रोग्रेस को मेंटेन किया है। क्यों, क्योंकि हमारा मशीन कहाँ यूज होगा, WIP में ही यूज होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने, या फिर आप यहाँ पे चाहें अगर रिसोर्स को कैप्चर करना है तो दूसरा भी आप अकाउंट बना सकते हैं कि रिसोर्स WIP कर से, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आप इसी में रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये टोटल का टोटल जो आपने इशू किया है मटेरियल, जितनी कॉस्टिंग होगी वो कंज्यूम होगा, तो WIP में जाकर कंज्यूम होकर आपको प्रोडक्शन बाहर निकल आएगा। अब बताइए इसमें कहाँ इशू है सर। इधर ही जब हम प्रोडक्शन ऑर्डर है वो इशू करेंगे तो वो वर्क इन प्रोग्रेस जो इस अकाउंट पे है इस पे जाके क्रेडिट होगा ना किसको आप किसको इशू करेंगे, तो जब वो क्रेडिट होगा उसके अगेंस्ट डेबिट भी होना चाहिए ना कहीं पे, प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करेंगे तो आपने चला के देखा नहीं है, रिलीज होने के बाद हम इशू करेंगे तो हाँ वही जो वर्क इन प्रोग्रेस पे जाके क्रेडिट होगा रिसोर्स का ना। ठीक है, क्रेडिट होगा और जब आपका आउटपुट निकलेगा प्रोडक्शन, जब आप रिसीव करोगे, हाँ जब आप प्रोडक्शन रिसीव करते हो तब क्या होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन साइड बनाया था रिसोर्स वाला, तो होगा पर उसी पर आपको जनरल एंट्री दिखा देता हूँ।
ये है ना, ठीक है। अब आप इसमें जब देखेंगे हाँ, इसकी मैं सॉरी सबसे मैं निकालूं। जर्नल एंट्री से ये आपका मटेरियल इशू हुआ है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक में, ठीक है। ये आ गया आपका, और ये आपका ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, क्लियर। अब आते हैं हम लोग जब हम रिसीव कर रहे हैं तब, रिसीव फ्रॉम प्रोडक्शन, ये 2 बार इशू हुआ है तो इसलिए 2 दिखा रहा है इसमें। इस पे अगर आप आते हैं तो देखिए कि क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, फिनिश एंड एक और जीएल अकाउंट जनरल एंट्री अलग से खुलता है, वो आएगा आपका रिसोर्स का। चाहिए हमने क्लोज कर रखा है इसलिए नहीं आ रहा, तो अलग से रिसोर्स का भी आता है। अच्छा इस पे आते हैं, समरी वाले पे दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका वेरिएंस, ये रिसोर्स कॉस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये रिसोर्स कॉस्ट है ना, एक्चुअल रिसोर्स कॉस्ट। ये आपका रिसोर्स जो है, रिसोर्स क्या हुआ, रिसोर्स आपका जो कॉस्ट था वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होके एफजी में कन्वर्ट हो गया ना, ठीक है। तो इसके वजह से आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि रिसोर्स हमारा क्रेडिट हो गया। ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्स आपका कंज्यूम हुआ है, किसके लिए, एफजी के लिए, तो रिसोर्स आपका कंज्यूम होगा तो रिसोर्स से निकलेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसी का प्रोडक्शन बना के आपको दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाए, ठीक है। इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ, आपको अभी क्लियर हो जाएगा सर। मेरे डाउट अब भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, ये मैंने आज मैं प्लान कर देता हूँ इसको, ठीक है। ऐड किया 100 पीस मैंने प्लान किया है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने रिलीज कर दिया, ठीक है जी। ये रिलीज हो गया। अब मैं इसको मटेरियल को इशू कर देता हूँ, इशू कंपोनेंट यहाँ पे आया, ठीक है, ओके। यहाँ से मैं इसको मैंने किया, ओके, ठीक है। इसको मैं देखता हूँ इन स्टॉक हमारे पास होगा, ठीक है। इसको अच्छा ये तरह इंटरकंट्री दैट डज नॉट एग्जिस्ट, एक सेकंड में देखो इसका स्टॉक किसी और के नाम से करा हुआ है, 100 है इसमें, कमिटेड है, ऑर्डर नहीं है, तो हमें ये आइटम के स्टॉक डालने पड़ेंगे। 2 आइटम हमारा RM02 और 01, ये पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन नहीं है, हमारे पास स्टॉक नहीं, इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ। तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि आप तो उधर जाके क्या कर रहे थे। ये आया मैं, यहाँ पे होता इसको बंद कर देता हूँ। चलो RMB हाउस में जा रहा है, मैं इसको सेट कर ये था मेरा उसमें ऑलरेडी तो अब हम करते हैं इशू।
सही है, मटेरियल मैंने इशू कर दिया, WIP लाइन में चला गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिसीव करते हैं। देखिएगा रिसीव जब करेंगे हमारे पास यहाँ पे देखिए, अब समरी अगर देखते हैं तो ये बोल रहा है कि एक्चुअल आइटम कंपोनेंट इतना कॉस्ट का आपने इशू कर दिया है, ठीक है। अभी टोटल वेरिएंस में खड़ा क्योंकि हमने अभी रिसीव नहीं किया। अब जब हम रिसीव करने जाते हैं तो यहाँ पे आए, अब इसको मैं ऐड करूंगा। अब इसकी जनरल एंट्री चेक, देखिए क्या बोल रहा है, मल्टीपल जनरल एंट्री प्रीव्यू आर अवेलेबल, टू फॉर्म विल बी ओपन, डू यू वांट टू, इसी की मैं बात करता कि 2 जनरल एंट्री दिखाता है। तो एक तो दिखाया ये आपको दिखाया कि वर्क इन प्रोग्रेस आपका क्रेडिट हो गया और FG आइटम स्टॉक जो है वो आपका डेबिट हो गया। अब जरा यहाँ पे देखिए, आपका RM मटेरियल कितने का था, 30,000 का था, और 3,400 क्या है, रिसोर्स है। तो 3,400 से अगर WIP क्रेडिट हो रहा है, तो अगर रिसोर्स का कॉस्ट उसमें नहीं था अवेलेबल, तो ये कहां से कैसे क्रेडिट हो जाएगा, तो निगेटिव में चला जाएगा हमारा WIP, हाँ या ना। तो ये 3,400 किसका पार्ट है, ये है आपका रिसोर्स का, और ये एक्युमुलेट होके FG को 33,400 का ये बना के निकाल रहा है, जिसमें कि 3,400 किसका है, आपका रिसोर्स का। अब इसको क्लोज करेंगे तो ये देखिए रिसोर्स का आया, जो आपका रिसोर्स था 3,400 से क्रेडिट हो गया और वर्क इन प्रोग्रेस से हो गया वो डेबिट हो गया, और ये जो डेबिट हुआ है अभी WIP वो ऑलरेडी आइटम के साथ वो क्रेडिट करा दिया उसको ऐड करके। सर हाँ, इधर ही डॉट है, रिसोर्स का देखो अभी जो क्रेडिट हुआ है तो रिसोर्स का समवेयर उसका डेबिट भी होना चाहिए ना, रिसोर्स। तो ये डेबिट हुआ ना, रिसोर्स का आपका 3,400 से क्रेडिट हुआ और WIP आपका डेबिट हो गया, तो ये कहां पे चला आया, WIP लाइन में आ गया ये। ये एक चीज यहाँ पे बताओ, थोड़ी सी चीजों को समझो, कंफ्यूज हो रहे हो आप, मैंने वही तो पहले बताया आपको। यहाँ समरी देखो, 30,000 का आपका क्या है, रॉ मटेरियल है। हाँ। अभी जो मैंने जनरल एंट्री दिखाया जिसमें कि FG स्टॉक आपका आउट निकल रहा था, कितने का FG आपको निकल रहा था, 30,000 का या 33,400 का, 33,400 का। तो ये 3,400 कहां से आया WIP में, रिसोर्स का। एग्जैक्टली अभी जो आप देख रहे थे रिसोर्स के साथ रिसोर्स क्रेडिट हो रहा था और आपका WIP डेबिट हो रहा था, तो 3,400 से जो WIP आपका डेबिट हुआ था वही अमाउंट तो यहाँ पे ये ऐड हो गया इसके साथ। यहाँ देखिए ना, ये आपका रिसोर्स क्रेडिट हुआ, मतलब रिसोर्स आपका कंज्यूम हो गया, कहां पे कंज्यूम है, WIP में गया, WIP को डेबिट करा दिया। अब यही 3,400 जब आप FG को रिसीव कर रहे हैं तो FG को क्या करा रहा है, उसमें इंक्लूड करके 33,400 का FG आपको प्रोड्यूस कर रहा है। आ गया वो FG वाला, ये देखिए इसको होना चाहिए था किसका, 30,000 का होना चाहिए था ना, यहाँ पे 33,400 का हो रहा है, तो यही तो इंक्लूड हुआ, वहां पे डेबिट किया था WIP को, यहाँ पे देखिए इसमें इंक्लूड हो गया 3,400 इसको क्रेडिट कर दिया, तो दोनों क्या हो गया, नॉकअप हो गया। तो WIP में 30,000 गया था RM मटेरियल का और 3,400 गया था रिसोर्स का, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा हो गया 33,400 का WIP। अब यहाँ पे क्रेडिट हो गया तो दोनों हमारा नॉकअप हो गया, WIP क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उससे उतना ही कॉस्ट से हमारा FG आइटम हमारे स्टॉक में चला आएगा उठ के। ओके सर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ सर, हुआ सर। एक सेकंड, मैं कंपनी में थोड़ा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करूंगा। नहीं हुआ, जो कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए था नहीं आया दोस्त, फायदा क्या इतना मेहनत करने का। ये है जो मेरा ये सिंपल सा डाउट है, देखो अभी ये क्रेडिट हो रहा है रिसोर्स कॉस्ट, मैं इसलिए तो दोनों को सामने क्रेडिट हो रहा है, तो उससे पहले इसको समवेयर इसको डेबिट भी होना चाहिए ना रिसोर्स को। हम कुछ खर्च कर रहे हैं 2 रुपए, आप समझ नहीं रहे बात को, अभी मैं दिखाता हूँ, अब भी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये है आपका रिसोर्स का, ठीक है,
यही है ना, रिसोर्स आपका क्रेडिट हो रहा है और WIP डेबिट हो गया। तो इसका मतलब है कि रिसोर्स हमारा उठ के कहाँ चला आया, WIP में आया, तब तो WIP को डेबिट किया। और कहाँ से आया इतना कॉस्ट, WIP में जो हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं, जो कटिंग मशीन हम यूज कर रहे हैं, उसका जो कॉस्ट है हमारा 200 पर आवर, जितना आवर 17 आवर या जो भी हम यूज कर रहे हैं 100 आइटम के लिए, उसका ये कॉस्ट, ये क्लियर। वही हाँ, आप इसके अलावा आपने आइटम भी WIP में डाला था, RM मटेरियल कितना का, 30,000 का डाला था ना, RM इशू किया था ना। हाँ। तो RM जो इशू किया था 30,000 का, और ये आ गया, तो जब RM इशू किया तो RM मटेरियल आपका क्रेडिट हो गया और WIP 30,000 से डेबिट हो गया। तो 30,000 वो और 3,400 ये रिसोर्स का, दोनों को जोड़ दिया तो हमारा कितने से डेबिट हो गया WIP, 33,400 से फिर यहाँ क्रेडिट हो गया, और ये यहाँ फिर FG आपका उतना ही से आउट हो गया। हाँ। ठीक है सर। नहीं क्लियर हुआ आप जो समझ रहे हो ना सर, मेरे सिंपल एक ही डाउट है सर। मैं सिंपल बता देता हूँ। हम 2 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमारे पास पहले से 2 रुपए होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप तो ये बोल रहे हो कि जब हम रिसीव करने जाते हैं तब ये जनरल एंट्री क्यों आ रहा है, पहले ही आ जाना चाहिए। इस समय हम मटेरियल इशू कर रहे हैं, 3,400 रुपए क्रेडिट कर रहा हूँ, तो मेरे पास होना चाहिए, मीन समवेयर इसको डेबिट पहले से होना चाहिए ना। नहीं, वो क्या है, देखो आप जब रिसोर्स यूज कर रहे हो, आपने रॉ मटेरियल को इशू कर दिया WIP में, देन आपने मशीन यूज किया है ना। अगर सपोज दैट मटेरियल इशू कर दिया आपने, मशीन कर लेंगे, हाँ रॉ मटेरियल वो केस में आएगा, लेकिन मशीन तो आप यूज कर रहे हो, 100 पीस आपने प्लान किया, हो सकता है कि मशीन बीच में ब्रेक डाउन हो जाए, और अगर आप पहले इशू के समय ही आप उसको कंज्यूम करा लोगे तब तो वो चला जाएगा अकाउंट इम्पैक्ट उस पर। बात कुछ क्लियर हुआ या नहीं? रिसोर्स कहीं पे डेबिट नहीं होता। नहीं, रिसोर्स डेबिट क्यों करा रहे हो रिसोर्स को? रिसोर्स तो हमारा ऑलरेडी जो कॉस्ट हमने डिफाइंड कर दिया है वो ऑलरेडी वहां पे पड़ा हुआ है ना, हमने तो प्लानिंग करके वो बता दिया। ये तो हमारा फिक्स एसेट का है ना हमारा आइटम, तो ये आपका डेबिट नहीं होगा, क्योंकि वहां से आप जो बोल रहे हैं ना डेबिट, मतलब आप वो बता रहे हो कि जो हमने जो उसका आवर कैपेसिटी जो डिफाइंड किया था, पहले वो डेबिट होता, उसमें उतना वैल्यू था, देन यहाँ पे क्रेडिट होता, वो नहीं होता। हाँ। वो नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा कि बिजली वगैरह जो है आपका एक्सपेंसेज रिसोर्स पे, या जो मशीन आप यूज कर रहे हो, वो तो आपने एक ही बार फिक्स एसेट परचेज कर लिया ना, 5 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का। तो वो आपका उसमें वो तो डेप्रिसिएशन से होगा, फिक्स एसेट तो डेप्रिसिएट होके वो घटेगा। लेकिन यहाँ तो ये जो आप उसको यूज कर रहे हो, आवर बेस जो आपने कॉस्ट डिफाइंड कर दिया, उसके बेस पे वो क्रेडिट हो रहा है। ओके, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि वो मैंने जो इतने का परचेज किया था पहले वो डेबिट हो जाता और उसके बाद ये उससे क्रेडिट होते होते खत्म हो जाता, तो वैसे नहीं चलता है ये। एक्चुअली डाउट वही था सर। नहीं, वो नहीं होता, उसमें ये होता है, ऐसे ही चलता है। ठीक है, ओके सर, ओके चलिए बाय। थैंक यू सर। ओके, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ ना सर, अगर आप फाइनेंस रिलेटेड? मैंने तो आपको शुरू से बोला है कि किसी को भी अगर ज्वाइन करना है सेशन, ज्वाइन कर सकते हैं कि हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए करने जा रहा हूं, जिसमें कि ये बताऊंगा कि कैसे फिक्स एसेट को हम एक्सेल से इंपोर्ट करेंगे सैप में। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप फिक्स एसेट ले, ये देखिए इंपोर्ट फिक्स एसेट। अगर नहीं आता है ऑप्शन तो आप यहाँ पे फिक्स एसेट लिखिए, फिक्स्ड एसेट, ये ऑप्शंस आएंगे। इस ऑप्शंस को आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको जैसे जैसे यहाँ पे ये मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है, उसी हिसाब से हम उसको मैनेज करेंगे। जैसे एसेट्स कोड है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको एसेट्स कोड ही, यानी कि आइटम नंबर जो है उसको मैप करेंगे। एसेट्स कोड मीन आप जब इसमें आते हैं मैनुअली, जब एसेट्स क्रिएट करते हैं
आप यहाँ पे आते हैं, फिक्स एसेट में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गए फिक्स एसेट। इस फिक्स एसेट में आप देखें मास्टर डेटा में जब जाते हैं तो जैसे आइटम मास्टर हम क्रिएट करते हैं वैसे ही फिक्स एसेट का होता है। ये क्या होता है, आइटम नंबर जो है ये आपका फिक्स एसेट का कोड होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे टेम्पलेट में होगा उसको मैप करेंगे। आइटम नंबर मींस हमारा फिक्स एसेट कोड, यहाँ देखिए एसेट कोड, देन उसका नेम, उसी तरह से हम यहाँ पे भी सिस्टमेटिकली मैप कर देंगे। दैट मींस उधर जो हमारा रो वाइज होगा, यहाँ हम क्या करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड हम इसको मैनेज करेंगे उसी हिसाब से। डिस्क्रिप्शन, फिर आइटम ग्रुप, आप इसमें भी देखेंगे तो आइटम ग्रुप के जगह पर आप कोड डालना, नाम मत डाल देना, कोड डालना है अपने को। अगर नाम डालेंगे तो ये एरर दे देगा। अब यहाँ पे एसेट्स का क्लास, कि जो एसेट्स आपने मैप कर रखा है उसका क्लास क्या है, ये कहाँ से मिलेगा। तो आपको याद होगा जब मैंने इससे पहले सेशन कराया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। फिक्स एसेट का हमने लाइव सेशन कई बार किया है और वो ओपन फॉर ऑल पड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक एसेट्स बनाते हैं, उसका क्लास बनाते हैं, इसमें आते हैं और सेटअप्स में जाने के बाद हम फाइनेंशियल में जाते हैं। फाइनेंशियल में आके यहाँ पे फिक्स एसेट वाले सेशन में जाते हैं और यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं, ठीक है। जो एसेट्स क्लास है यहाँ पे इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आपने क्लास बना रखा है पर्टिकुलर, जैसे कंप्यूटर के लिए मैंने ये बना रखा है SLM20 डेप्रिसिएशन मेथड, तो ये क्लास आपको मैप करना है और उसी को यहाँ पे मेंशन करना है। आप यहाँ पे देखिए मैंने एसेट्स का क्लास बना रखा है, फर्नीचर बना रखा है, तो जो बना रखा है वही चीजें होनी चाहिए, कोड डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। तो मैंने दो सेक्शन लिया है, एक लिया है फर्नीचर एंड दूसरा लिया है हमने कंप्यूटर, ठीक है, इस तरह से ले लिया। अब इसको लेने के बाद हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन मेथड डिफाइन करें, कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड हम इसमें यूज करें। तो यहाँ पे देखिए SLM20 मैंने यूज किया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे SLM20, इसमें भी मैप है, इसमें दोनों में सेम मैप होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम क्या करेगा, एरर दे देगा। अब डेप्रिसिएशन एरिया आप कौन कौन सा यूज कर रहे हैं, मैन बुक यूज कर रहे हैं या कोई और यूज कर रहे हैं, तो वो एरिया यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे देखेंगे तो हमने SLM में यहाँ पे देखिए मैन बुक यूज किया। अगर दूसरा कोई यूज कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अगर आप एक ही यूज कर रहे हैं तो एक ही, अगर दो यूज कर रहे हैं तो दो में एक ही होता। उसका कैपिटलाइजेशन डेट क्या होगा वो डेट डिफाइन करेंगे, डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट क्या होगा वो डिफाइन करेंगे। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना जो इंपोर्ट वाली जो स्क्रीन है देखिए, डेप्रिसिएशन टाइप, एसेट्स क्लास, डेप्रिसिएशन एरिया, कैपिटलाइजेशन डेट एंड डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट। जैसे जैसे हमारे ये एक्सेल में स्टार्ट डेट, डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट दे रखा है, वैसे अब यूजफुल लाइफ कितना है वो भी हमने जैसे इसमें दे रखा है उस हिसाब से हमने यहाँ पे यूजफुल लाइफ मेंटेन कर रखा है। रिमेनिंग लाइफ, तो रिमेनिंग लाइफ भी यहाँ पे जैसे है। तो सीक्वेंस में कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टली जैसे जैसे ये चल रहा है ABCD, वैसे ही हमें वर्टिकली ABCD में मैप करनी है। परचेज वैल्यू, जो परचेज किया था उसकी वैल्यू कितनी थी, APC, तो वो APC को हम यहाँ पे मैप कर देंगे उस हिसाब से। यहाँ पे हमने APC मैप किया। उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी एंड सैल्वेज वैल्यू कितनी है, सैल्वेज वैल्यू भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे, ठीक है। तो जिस हिसाब से उसमें मैप है उसी हिसाब से हम यहाँ पे मैप करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी आ गया, सैल्वेज वैल्यू आ गया, ठीक है। एंड देन आपका क्या डेप्रिसिएशन अमाउंट, कितना डेप्रिसिएशन हुआ है तो वो है, तो यहाँ पे हमने वो डेप्रिसिएशन ले लिया है, आपका एक्यूमुलेटेड ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन। और उसके बाद हिस्ट्री आपका NBV यानी कि नेट बुक वैल्यू कितनी है वो, तो वो चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इस तरह से करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल C किया। कंट्रोल C करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एक्सेल में भी कर सकते हैं या फिर हम टेक्स्ट में भी जाके कर सकते हैं। तो ये मैंने एक टेक्स्ट का टेम्पलेट बना रखा है, ठीक है। इसी में मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जो पहले से पड़ा हुआ इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। अब मैंने अपना डेटा इसमें सेव पेस्ट कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं उस फाइल को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आया फाइल इंपोर्ट, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद जो हमारा फाइल डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है ये मैंने इसमें मैप किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने ओपन करूंगा एंड ओपन करने के बाद मैं इंपोर्ट कर दूंगा, तो हमारा आइटम क्या करेगा, इंपोर्ट। अगर आपने कहीं पे कुछ गलत मैप किया होगा तब ये एरर देगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट क्लिक करता हूँ।
हमारा 3 के 3 जो रिकॉर्ड थे वो तीनों के तीनों इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने फिक्स एसेट के डेटा को सिस्टम में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के कोई भी वीडियो आपके यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, तो ये पहला वीडियो है जो मैंने डाला है ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। अगर कोई और भी वीडियो चाहिए फिक्स एसेट के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक्स के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों से जो मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं आगे बना पाऊंगा। और आपके हर टॉपिक के ऑलमोस्ट मैंने वीडियो बना रखे हैं। कुछ प्रीमियम वीडियो है जिसको मैंने आपके मेंबरशिप पे किया है, बट फिर भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपको मिल जाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड है। आप लाइव जो मैंने सेशन लिए हैं उस वीडियो को देखेंगे तो वो सारे के सारे ओपन वीडियो है और आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई ऐसा वीडियो लगे जो नहीं अवेलेबल है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसको ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अगर कोई इस तरह की इशू होती है तो आप बताइए। अब मैं आपको चेक कराता हूं जो हमने इंपोर्ट किया है उसके। तो आप अगर यहाँ पे आएंगे तो हमारा एसेट्स का जो कोड है वो देखें, तो ये हमारा कोड क्या है, ये है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो इंपोर्ट का जो मैसेज आया वो सही आया या गलत आया। तो आप यहाँ देखें, एसेट्स पे आए, यहाँ पे हमने कंट्रोल F किया, जो हमारा सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें मैंने कोड डाला और इसको इंटर कर दिया, तो ये हमारा एसेट्स क्या हो गया, हमारा इंपोर्ट हो गया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आ गया कि जो अगर आप फिक्स एसेट में आते हैं, किस डेट में कैपिटलाइज था 13/6 को, तो आप इसमें देखिए कैपिटलाइजेशन डेट क्या था, 13/6। ठीक है, कितने यूजफुल लाइफ थे, 36 मंथ, रिमेनिंग लाइफ कितने हैं, 14 मंथ। तो आप यहाँ पे देखिए 36, 14 है। मेथड कौन सा था, डेप्रिसिएशन मेथड ये था। उसके बाद ये सारी चीजें जो वैल्यू था, इसका नेटबुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए थे, ये सारी चीजें यहाँ से आ गया। वैल्यूज आप देखेंगे तो ये देखिए वैल्यूज आ गया। डेप्रिसिएशन देखेंगे तो ये डेप्रिसिएशन वैल्यू आ गया। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग इसे। अब आप चाहते हैं कि इसको डेप्रिशिएट करना है, रन डेप्रिसिएशन करेंगे तो आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। जो आपने पार्टिकुलर डेट दिया उस डेट से आपका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसको डेप्रिशिएट कैसे करें, तो इसमें आएंगे, यहाँ पे आने के बाद फिक्स एसेट पे जाएंगे। फिक्स एसेट में आने के बाद यहाँ पे आप देखिए डेप्रिसिएशन रन करके ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो एक स्क्रीन ओपन होगा। ठीक है, ये 3 जो है ये मैंने पहले डेप्रिशिएट करा रखा है, उसको दिखा रहा है। अब यहाँ पे आऊंगा प्रीव्यू पे, जितने भी फिक्स एसेट आज मैंने अपलोड किए वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए 2 मैंने कंप्यूटर वाले में किया था एसेट क्लास में, और 1 मैंने फर्नीचर वाले में किए थे, तो ये सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमें डेप्रिशिएट करना है तो क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है। तो इसको करने से पहले हमें यहाँ पे डेट डालना होगा। तो ये जो डेट होता है पोस्टिंग डेट, जिस डेट में आप कर रहे हैं वही होगा। आगे का फ्यूचर डेट हमने लॉक कर रखा है तो वो नहीं हो सकता, तो मैंने आज का डेट सिलेक्ट किया। अदर मैं इसको मैं नहीं सिलेक्ट करता, अगर 31 लेता तो ये डिनाई कर देता, क्योंकि पोस्टिंग डेट कभी भी आप फ्यूचर डेट नहीं ले सकते, ये डिनाई करेगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, देखिए ये दे दिया कि पोस्टिंग डेट फील्ड, पोस्टिंग डेट दैट इज इक्वल टू द अर्लियर देन द सिस्टम। तो इसको हमें चेंज करना होगा, आज का डेट डालना होगा, तो मैंने आज का डेट इसे डाल दिया। अब मैं इसको डिप्रिशिएट करूंगा, रन डिप्रिशिएशन करूंगा तो हमारा डिप्रिशिएशन रन हो जाएगा। ये देखिए हमारा डेप्रिसिएशन रन हो गया और ये यहाँ पे जनरल एंट्री पोस्ट हो गया। अगर आप जनरल एंट्री को देखेंगे तो क्या हो गया, जनरल एंट्री जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे कि डेप्रिसिएशन आपका डेबिट हो गया। ठीक है, जितने वैल्यू से डेप्रिशिएट हुआ डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया, और जो आपका एसेट्स अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम फिक्स एसेट को मेंटेन करते हैं। अगर आपका भी कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट है, आपकी कोई इम्प्लीमेंटेशन होनी है, तो ये चीजें के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आपको बेटर सोल्यूशन देंगे, और कोई भी कंसल्टेंसी की अगर आपको रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर इसके अलावा भी कुछ अगर जानना है, कुछ नॉलेज लेनी है, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। माई नंबर इज 5 टाइम 9 7 4